हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। आज हम लेक्चर 8 के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। हमने अब तक बहुत सारी चीज़ देख ली है, बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। लेक्चर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहला, स्विच केस, जो हमने अब तक स्किप किया हुआ था। सेकंड, फंक्शंस। स्विच को एक बहुत प्यारे एग्जाम्पल के थ्रू समझने का ट्राई करेंगे और समझ आ जाएगा। उसके बाद आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देंगे, जो करने से आपको बिल्कुल 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फंक्शंस हम समझने वाले हैं, जिसको पढ़ने के बाद हम अब तक जितना भी कोड लिखते हुए आए हैं वो पूरा तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। हम इस तरीके से कोड लिखने लगेंगे कि यार सामने वाला बोलेगा कि वाह क्या कोड लिखा। बहुत अच्छे तरीके, बहुत गुड प्रैक्टिसेस का यूज़ करके हम कोड कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं स्विच केस के साथ। चलो, अब अगर हम बात करें स्विच केस के बारे में, मैंने बोला कि यार स्विच केस में समझाओ क्या होता है। हमने हमने इफ़ कंडीशन पढ़ी थी ना यार थोड़े टाइम पहले, कि इफ़ कंडीशन कुछ कुछ होता था, जहाँ पे क्या होता है, आप कंट्रोल स्टेटमेंट होती थी एक तरीके की, जहाँ पे कोई कंडीशन आपको दी हुई है और भाई आप क्या करते थे। इफ़ स्टेटमेंट की हम यहाँ बात कर रहे हैं, इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, एक कंडीशन के आधार पर आप बताते थे कि आउटपुट जो है वो येस या नो है, और आप बताते थे येस पे यार ये सब कर लो और नो पे यार ये सब कर लो। इस तरीके का आपने कुछ कुछ सीखा था। इसको हम एक तरीके की कंट्रोल स्टेटमेंट बोल देते थे। स्विच केस क्या काम कर रहा है, स्विच स्टेटमेंट का मतलब क्या है। यहाँ पर क्या है कि आपका मल्टीपल ऑल्टरनेटिव होंगे कि यार ऐसा कुछ कुछ है, मैं ये भी कर सकता हूँ, 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 ये भी कर सकता हूँ। इसको लिखने का एफिशिएंट वे ये हो गया। हमने एक चीज़ पढ़ी थी ना, इफ़ एल्स करके, इफ़ एल्स इफ करके, जहाँ पे क्या था, हमने बोला था यार इफ़ ये कंडीशन है तो ये कर दो, एल्स इफ़ ये कंडीशन है तो ये कर दो, एल्स इफ़ ये कंडीशन है फिर दोबारा कुछ 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 कर दो, एल्स इफ़ एल्स, ऐसे करके हमने लिखा था। क्या ये तरीका अच्छा है? क्या मैं और साफ सुथरे तरीके से कोड लिख सकता हूँ? क्या मेरे पास और ऑप्टिमाइज्ड वे है? तो हाँ, एक बहुत लिखने में अच्छा, रीडेबिलिटी वाइज बहुत अच्छा हमारे पास कॉन्सेप्ट है, जिसे हम स्विच बोलते हैं। कैसे लिखना भैया इसको, चलो आपको एग्जांपल समझाते हैं। अगर मैंने ये बोला कि यार मुझे स्विच लिखना है, स्विच लिखना है, एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। मैंने बोला यार स्विच, और स्विच के अंदर ना यार कोई इंटीग्रल एक्सप्रेशन डाल देना यार। ठीक है, कोई ऐसी वैल्यू डाल देना, कोई ऐसा एक्सप्रेशन डाल देना जिसके आधार पर मुझे पता लग जाए कि मुझे क्या एक्शन परफॉर्म करना है, कोई एक्सप्रेशन। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, इसमें केसेस बना देना यार। ये आपका केस, यहाँ पे कोई कांस्टेंट डाल देना यार, कांस्टेंट 1। ठीक है, यहाँ पे जो जो आपको करना है वो लिख देना, और यहाँ पर आप ब्रेक डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते, क्यों मर्जी है। बस समझाता हूँ मैं आपको क्यों डालना है और क्यों नहीं डालना है, नीड क्या है। इसी प्रकार आपने एक केस अलग, एक और केस बना लिया, सेकंड कांस्टेंट, फिर कुछ 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 लिख दिया, और ब्रेक मर्जी है, डालना है डाल लो, नहीं डालना मत डालो, आपकी मर्जी है। डन है। फिर ऐसा करो, अगर चाहो तो यार एक डिफ़ॉल्ट केस ही बना सकते हो कि कुछ भी अगर नहीं हो रहा है, कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये कुछ 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 कर देना। तो ये मेरा क्या यार, ये मेरा स्विच केस बन गया। इस प्रकार मैंने अपना स्विच केस बना लिया। अगर मुझे बोलना हो स्विच केस कैसे लिखा जाता, तो अब मुझे आइडिया लग चुका है स्विच केस कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय क्रायो, द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोजेक्ट ड्रिवन प्लेटफॉर्म। अगर हम टारगेट कर रहे हैं कि यार एक अच्छी जॉब हमें चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और डीएसए पर काम तो हम इस सीरीज में कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर हमें डेवलपमेंट में तगड़ा होना है तो क्रायो इज द प्लेस फॉर यू। क्रायो में आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, जैसे कि फुल स्टैक प्रोग्राम, बैक एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। और प्रोग्राम का ग्रेड इस लेवल का है कि आप जो प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं उनके अंदर वो इंटर्नशिप लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर चीजें प्रैक्टिकली आप करने वाले हो। हर प्रोग्राम के एंड में आपके इतने प्रोजेक्ट होंगे कि आपका रिज्यूमे बहुत तगड़ा हो जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक फेलोशिप प्रोग्राम भी है जिसमें आपको प्लेसमेंट की गारंटी दी जाती है कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपकी प्लेसमेंट करवा दी जाएगी। जितने प्रोग्राम हैं सारे सारे 1 वीक फ्री ट्रायल के साथ आते हैं और अश्योर्ड स्कॉलरशिप भी मिलेंगी। तो एक लिंक आपको यहाँ पे शो रहा होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर जाकर आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो अवेलेबल है वो अवेल कर सकते हैं। एक कूपन कोड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट फिर से ले सकते हैं, और ये हर प्रोग्राम पे अप्लाई करता है। धन्यवाद। ठीक है, ये समझ में आ गया हमको, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा अच्छे वे में लिखें भैया। ये क्या था कि आपने स्विच कीवर्ड यूज़ किया है, आपने डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ किया, आपने केस कीवर्ड यूज़ किया है, ये कुछ कीवर्ड्स हैं। यहाँ पर आपने कोई एक्सप्रेशन डाला हुआ है, कोई भी इंटीग्रल एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया है, ये कोई कॉन्स्टेंट्स यूज़ किए हुए। ये कॉन्स्टेंट क्या हो सकते हैं, या आपके इंटीजर्स हो सकते हैं, या आपके कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इंटीजर भी आप यूज़ कर सकते हैं, कैरेक्टर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। भैया कैसे बोलो, कुछ समझ नहीं आ रहा।
अभी जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें, इम्प्लीमेंट हम करेंगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने बोला कि ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है और ये कीवर्ड है। हमने बोला कि यार ये कोई एक्सप्रेशन है, ये आपका कोई ना कोई इंटीग्रल या फिर कोई कैरेक्टर वैल्यू है, और यहाँ पर आपकी कोई भी फ्लोट वैल्यू या फिर कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू आप नहीं डाल सकते। भाई आप समझ में आना बिल्कुल बंद हो चुका है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, एक प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूँ, उसका दोबारा थ्योरी पे आते हैं, चलेगा? चलो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या, एक नंबर है, इसका नाम नंबर है 2। ठीक है, हमने स्विच किया, स्विच, इसमें हमने एक्सप्रेशन में क्या दे दिया, नंबर दे दिया कि यार ये नंबर है। हमने पहला केस बनाया, केस 1 क्या बनाया कि यार फर्स्ट। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया ब्रेक। क्यों लिखा है बताएंगे आपको। केस 2 बनाया, हमने बोला सेकंड, हमने लिखा ब्रेक। हमने एक डिफ़ॉल्ट केस बनाया, हमने लिखा बोला ठीक है, इतना हमने लिख दिया। एक स्टार्टिंग वैल्यू डाल देते हैं, आपको दिखने में आसानी होगी फिर। ठीक है, हमने इतना कोड लिख दिया। हमने क्या बोला, भाई ये आपका स्विच है और आपने इसमें नंबर डाल दिया, ये आपका केस 1 है, ये आपका केस 2 है, ये आपने डिफ़ॉल्ट केस बना दिया। आपने क्या बोला कि नंबर मेरा स्टार्टिंग में 2 है, तो आपके नंबर की वैल्यू 2 है, तो कौन से केस पे लैंड करेगा, केस 2 पे लैंड करेगा। क्यों, जो आपने नंबर की वैल्यू यहाँ पे दी है वो यहाँ पे मैच कर रही है, जी हाँ, इसलिए आपके क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा और फिर ये ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक कैसे करेगा समझाएंगे, एक बार रन करके देते हैं। हमने इसको रन कर दिया, प्रिंट हो गया सेकंड, ये तो यानी केस 2 पर चला गया और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, तो यानी बाहर आ गया। यानी कि नंबर ये था, स्विच केस में एंटर किया, नम कंपेयर किया, केस 2 पे आप गए, यहाँ पे आपको सेकंड प्रिंट हुआ और आप बाहर आ गए। ठीक है, इस प्रकार कुछ हुआ है। ठीक है भैया, थोड़ा बहुत समझ में आया आप। ठीक है, मैंने बोला था कैरेक्टर ले लूँ एक बार। मैंने बोला कैरेक्टर CH, मैंने बोला कि यार A1 लिख दिया। चलो अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ कैरेक्टर की फॉर्म में 1, अब किस में जाएगा, हमने एक कैरेक्टर लिया है। ठीक है, हमने स्विच के अंदर इनपुट में कैरेक्टर एज अ पैरामीटर दिया है, तो ये 1 है नंबर, ये 1 है कैरेक्टर, ये इसके साथ मैच कर रहा है। तो अब आप यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंट कर देंगे, कैरेक्टर, स्पेलिंग गलत, कैरेक्टर्स 1। हमने इसको रन कर दिया, कैरेक्टर 1। ठीक है भैया, समझ आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप बस यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन दे रहे हो, यहाँ पे कोई वैल्यू दे रहे हो स्विच के अंदर इनपुट में, उस वैल्यू को हम केस के आगे जो कांस्टेंट हैं उससे कंपेयर करवा रहे हैं, जहाँ पे वो मैच कर जाता है वो आपका एग्जीक्यूशन आता है स्टेटमेंट का, और उसके बाद आप बाहर आ जाते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे तो जो मैच ही ना कर रहा हूँ, मैंने बोला कैरेक्टर A, अब क्या होगा, ये तो 1 है, ये तो A है, ये तो 1 है और ये तो A है, और अब क्या होगा, अब हम डिफ़ॉल्ट केस में चले जाएंगे, रन करते हैं। अब आ गया इट इज़ डिफ़ॉल्ट केस। ठीक है भैया, अगर मैच नहीं कर रहा तो आप डिफ़ॉल्ट केस पे चले जाओगे। ठीक है, क्या डिफ़ॉल्ट केस मैंडेटरी है? अगर मैं इसे कमेंट कर दूँ अब क्या होगा, मैंने रन किया, कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब डिफ़ॉल्ट केस जो हमने बनाया था वो मैंडेटरी नहीं है। अगर होगा अच्छी बात, नहीं होगा कोई बात नहीं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब आपका CHA आया और ये कमेंट था तो इसने सर्च किया कोई केस है A वाला, नहीं है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बाहर आ जाओ। अगर ये नहीं है तो आप डिफ़ॉल्ट, अगर डिफ़ॉल्ट पड़ा हुआ है तो आपने डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है, उतना क्लियर नहीं है पर थोड़ा समझ में आ गया। हमें क्या समझ में आया कि यार ये ना इंटीजर और कैरेक्टर की वैल्यू लेता है और ये ना फ्लोट और स्ट्रिंग वाली वैल्यू इन कॉन्स्टेंट्स के अंदर नहीं लेता। ये बात हमें समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करें भैया, ये ब्रेक वाला बताओगे एक बार, ये ब्रेक क्यों बोला था आपने? चलो आपको समझाते हैं एक बार। मान लेते हैं कि मैंने ये ब्रेक लगाया ही नहीं था, कमेंट कर देता हूँ। मान लेते हैं मैंने ये वाला ब्रेक रखा हुआ है। इस केस में अगर मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है इंट नम इज इक्वल टू 1, हमने इनपुट में इसको भी नम दे दिया, हमने रन करके दिखाया। क्या रन करके दिखाओ, क्या हुआ है, उसने फर्स्ट प्रिंट कर दिया, यानी उसने पहले ये प्रिंट कर दिया और उसने कैरेक्टर 1 भी प्रिंट कर दिया, उसने फिर ये भी प्रिंट कर दिया। बट क्यों, हमें तो सिर्फ 1, ये जो 1 है यहाँ पे लैंड करना चाहिए था ना, उसने यहाँ पे कैसे लैंड कर लिया? अब समझते हैं। आप जब भी एक केस बना रहे हैं उसमें आप जितनी मर्जी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख दिया, मैंने लिख दिया भाई के फर्स्ट अगेन। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। मैं यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, तो वो सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती चली जाएगी जैसे यहाँ पे हो चुकी है। अब उसके बाद आपने कोई भी एग्जीक्यूट कर दिया है केस, तो आपको अगर आप चाहते हैं कि उसके आगे का कुछ भी एग्जीक्यूट ना हो, दोबारा समझते हैं,
आपका ये वाला केस मैच कर गया, आपने इसकी सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा दी, अब आप चाहते हैं कि इसके आगे का कुछ भी एग्जीक्यूट ना हो, तो इसका मतलब आपको इसको ब्रेक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। तो ब्रेक आप यहाँ पर दे रहे हैं इसलिए ताकि इस केस के आगे का कुछ भी एग्जीक्यूट ना हो, आप सीधा स्विच ब्लॉक से बाहर आ जाए। समझ आ गई? दोबारा समझते हैं। आपने कोई नंबर दिया, उसको यहाँ पे इनपुट दिया, वो इनपुट यहाँ पर इस केस से मैच कर गया, ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। अगर ब्रेक लगा हुआ है तो आप इसके बाहर आ जाओगे, इस ब्लॉक के बाहर आ जाओगे। अगर ये ब्रेक नहीं लगा हुआ तो नीचे जो भी लिखा हुआ है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब समझ आ गया भैया? ठीक है। तो ब्रेक का मतलब है कि यार मेरा पर्टिकुलर केस एग्जीक्यूट कर दो और उसके आगे वाले मत करना यार। ठीक है, चलो समझ गए। अगर मान लो कि हमने ये वाला ब्रेक हटाया होता तब क्या होता, अब देखते हैं चला के एक बार। इससे मैच कराने के लिए हमने इसको 1 बोल दिया, इसको हमने कमेंट कर दिया और इसको हमने वापस CH कर दिया। ठीक है, अब हमारा ये कैरेक्टर 1 है, हमने इनपुट में दिया है, ये इससे मैच कर जाएगा। रन करते हैं। क्या हुआ है, कैरेक्टर 1 चला गया और उसके बाद डिफ़ॉल्ट केस भी चला गया। इन शॉर्ट क्या हुआ कि यार आपका ये पहले मैच हुआ केस, फिर उसने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी, फिर उसने कहा ब्रेक तो है ही नहीं, कमेंट करेगा ना ब्रेक तो है ही नहीं, तो नीचे वाला भी एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो नीचे आके उसने भाई ये भी एग्जीक्यूट कर दिया। अगर यहाँ ब्रेक लगा हुआ होता और फिर एग्जीक्यूट करते तो क्या होता, वो सिर्फ कैरेक्टर 1 प्रिंट करता। उसने कैरेक्टर 1 प्रिंट कर दिया, उसने बोला ब्रेक करो, वो स्विच से इस वाले ब्लॉक से बाहर आ गया, लाइन नंबर 22 पे आ गया। ब्रेक का इस्तेमाल यहाँ पर सिर्फ उसी केस को एग्जीक्यूट करने के लिए हो रहा है, आगे जाने से आपको रोक रहा है। आपने केस 1 एग्जीक्यूट कर लिया, केस 2 आपको एग्जीक्यूट नहीं करना था, तो भाई साहब ब्रेक करके बाहर आ जाओ। ये चीज़ समझ में आ गई हमें। ठीक है भैया, अब थोड़ा क्लियर हो रहा है, चीज़ें थोड़ी समझ में आ रही हैं। तो हमने बोला यार क्या भैया मैं यहाँ पर एक और स्विच केस लगा सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर एक और स्विच लगा सकता हूँ। मैंने यहाँ बोला कि स्विच नम, यहाँ पे एक और मैंने स्विच केस लगा दिया और यहाँ मैंने अंदर क्या बना, एक केस बना दिया, केस 1, और इसको मैंने बोला यार ऐसा करो, सी आउट कर दो एक बार ऐसे कि वैल्यू ऑफ नम इज, ठीक है, मैंने इतना कर दिया और मैंने ब्रेक कर दिया। ये मेरा एक स्विच के अंदर एक और स्विच लग गया। ठीक है, क्या ये चलेगा, ट्राई करते हैं। हमने बोला कि यार क्लियर कर देते पहले इसको एक बार, अब हमने इसको रन कर दिया। ओके, तो उसने बोला वैल्यू ऑफ नम इज़ 1, हुआ क्या है समझते हैं। हमने क्या बोला कि यार CH जो है 1 है, CH हमने यहाँ पे इनपुट में दिया, CH कंपेयर हो गया यहाँ पे आ गया, इसके अंदर स्विच केस लगा पड़ा है, यहाँ पे नम की वैल्यू गई, नम जो था वो 1 है, यहाँ पे आपने केस 1 से मैच कर लिया, यहाँ पे आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, आपने ब्रेक बोला, इस ब्रेक से आप इस स्विच से बाहर आकर यहाँ पर आ गए, यहाँ पे एक और ब्रेक लगा हुआ है, तो आप इस ब्रेक से इस वाली स्विच से बाहर आकर लाइन नंबर 25 पे आ गए। इस प्रकार आपने देख लिया कि नेस्टेड स्विच कैसे काम करता है। ठीक है, उस लेवल का हमें कभी कोड करने की नीड पड़ेगी नहीं कि नेस्टेड स्विच में आप काम करो, नहीं, कोई नीड नहीं पड़ने वाली ऐसी। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है भैया, हमें समझ में आ चुका है कि यार इसकी जो केस के आगे की वैल्यूज़ होती हैं वो इंट या कैरेक्टर हो सकती हैं। स्विच के अंदर हम अभी इंटीग्रल एक्सप्रेशन डाल सकते हैं या फिर हम कोई कैरेक्टर इनपुट दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ब्रेक लगाएं ना लगाएं हमारी मर्जी है, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लगाएं या ना लगाएं हमारी मर्जी है, और नेस्टेड स्विच केस भी नाम की कोई चीज़ होती है। भैया क्या मैं इस चीज़ को कन्वर्ट कर सकता हूँ? अगर आप ध्यान से देखो जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि यार आपके पास इफ़ एल्स इफ वाली जो चीज़ थी, हमने इसी चीज़ को तो कन्वर्ट कर लिया स्विच के अंदर, और क्या करा है। तो यानी ये दोनों चीज़ें आपस में कन्वर्ट की जा सकती हैं। आपने इफ़ एल्स इफ जो लेटर है उसको कन्वर्ट कर लिया स्विच के अंदर, और स्विच को भी आप उस इफ़ एल्स इफ लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ हमें समझ में आ गई है। मान लेते हैं कि ऐसा केस है जहाँ पे आपका स्विच जो केस है वो इन्फिनाइट लूप में फंस चुका है। एक नॉर्मल चीज़ समझते हैं हम, जब फॉर लूप के केस में इन्फिनाइट लूप होता था, अगर मैं आपको दर्शाऊँ यहाँ पर कि मान लेते हैं कोई फॉर लूप है, या फिर हम मान लेते हैं कोई वाइल लूप है, या आपने वाइल लूप लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिख दिया, ये हमेशा ट्रू हो गया। अब यहाँ पे अगर आप चलाओगे तो ये इन्फिनाइट लूप है भाई, है ना, क्योंकि ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू है। ये क्या है, ये आपका इन्फिनाइट लूप है। तो इसमें से यार अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट लगा देता था यहाँ पे, तो क्या होता था, मैं इस लूप से बाहर आ जाता था। इन्फिनाइट लूप मैंने अगर कहीं ब्रेक स्टेटमेंट मार दी, भाई मैं उस लूप से बाहर आ जाऊंगा, लो आ गया बाहर, कौन सी बड़ी चीज़ थी। पर अगर इसको इस प्रकार लिया जाए कि मैं बोलूँ आप हैं स्विच केस के अंदर, अब आपने क्या बोला कि यार मुझे ना ये स्विच केस जो है ये किसी इन्फिनाइट लूप में फंसा हुआ है। ओके, अब मुझे बाहर निकालो। मैंने बोला कि अब यहाँ पर ना ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगा सकते, मैंने मना कर दिया आपको, मैंने बोला यहाँ भी नहीं लगा सकते। आपने बोला भैया मैं बाहर कैसे निकलूँगा। आपने बोला भैया अंदर ब्रेक स्टेटमेंट लगाता था तो कुछ होता ही नहीं था, उससे तो बस मैं स्विच से बाहर आऊँगा ना, जो ये यहाँ से लेके यहाँ वाला ब्लॉक है इससे बाहर होकर यहाँ आ जाऊँगा। तो अगर आप कोई इन्फिनाइट लूप के अंदर स्विच केस यूज़ कर रहे हैं तो उस स्विच यूज़ कर रहे हैं
तो भैया बाहर कैसे आएंगे? इन्फिनिट लूप के अंदर स्विच यूज कर लिया आपने, इन्फिनिट में कहीं ब्रेक यूज किया नहीं है, स्विच के अंदर ब्रेक करते हैं तो वैसे कुछ नहीं होता, आप बस उस स्विच ब्लॉक से बाहर आते हैं, तो बाहर कैसे निकलूं? इस इन्फिनिट लूप को तोड़ूं कैसे मैं? इसके बारे में थोड़ा सा ये होमवर्क में रखें आप और समझें। एग्जाम्पल मतलब आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप इसका यूज करने वाले हैं। ये क्या चीज़ है ये आपको खुद समझना है, ठीक है? होमवर्क है, इन्फिनिट लूप के अंदर स्विच केस है और आपको स्विच केस से बाहर निकलना है। इन्फिनिट लूप के अंदर स्विच केस और आपको उस इन्फिनिट लूप से बाहर निकलना है। कंडीशन ये है कि भाई आप जो भी तरीका है बाहर निकलने का वो स्विच के अंदर डालना है, उसके बाहर का क्वेश्चन डालना। ये आपके लिए प्यारा सा होमवर्क है, कैची क्वेश्चन है, एक हैकी क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है? अब आगे हम बात करते हैं कंटिन्यू के बारे में। भैया हमने ब्रेक तो सीख लिया, अब हम कंटिन्यू की बात भी तो करते थे हम, जब भी ब्रेक की बात करते थे कंटिन्यू की। कंटिन्यू क्या होता था? कंटिन्यू से हम एक आइटरेशन स्किप किया करते थे ना यार, हमने सीखा था ये, हम एक आइटरेशन स्किप कर देते थे कि यार ये मेरा फोर लूप है और यहाँ मैंने इसको आई 0 से लेके 5 तक चलाया है, पर मैंने कंडीशन लगा दी कि आई जब से जैसे ही 3 हो जाएगा आप कंटिन्यू मार देना। तो आपने क्या किया कि 3 वाली आइटरेशन स्किप कर दी और आप सीधा इंक्रीमेंट कर गए यहाँ पे आई प्लस प्लस करके और फिर आप अंदर आ गए होगे। इस प्रकार कुछ आपने किया होगा स्किप करने के लिए। कंटिन्यू का यूज़ इन केस ऑफ स्विच, कंटिन्यू का यूज़ इन केस ऑफ स्विच इज़ नॉट वैलिड भाई, ठीक है? तो जब स्विच का काम कर रहे हैं आप तो कृपया करके कंटिन्यू को वहां पर घसीट के ना लाएं, ठीक है भैया? क्यों? एक प्यारा सा क्वेश्चन, जिसने जिसने भी क्यों नहीं पूछा वो आप गलत सोच रहे हैं। आपको मुझे सोचना पड़ेगा कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वैलिड क्यों नहीं है भाई, समझाना एक बार। ये आपको ना एक बार वो करना है, ट्रायल मारना है, हिट एंड ट्राई करके देखना है स्विच केस के अंदर, कंटिन्यू यूज करके देखना कि कुछ होता भी है, मतलब कहाँ वैलिड क्यों नहीं है। खुद करना, कोड करना, जब तक खेलोगे नहीं ना एडिटर में बैठ के तब तक आपको ये समझ में नहीं आएंगी। अभी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है कि एक स्विच केस है, उसमें एक एक्सप्रेशन डाला है, एक इंटीजर या फिर कैरेक्टर वाली डली हुई है, उसको कंपेयर कर रहा हूँ मैं केसेस के साथ, वहाँ कुछ स्टेप एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, वहाँ ब्रेक लगाना नहीं लगाना मेरी मर्जी, डिफॉल्ट केस लगाना नहीं लगाना मेरी मर्जी। बहुत छोटी प्यारी सी चीज़ है, इसे जल्दी जल्दी इसको कर रहे हैं हम, ठीक है? अभी तक आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अब एक प्यारा सा एग्जाम्पल आपके लिए हम करते हैं कैलकुलेटर वाला। हमने क्या बोला कि मैं ना यार 3 चीज़ आपको इनपुट में दूंगा। मैंने बोला कि यार इनपुट मैं आपको दूंगा ए बी और ऑपरेशन। इन शॉर्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि यार ए की वैल्यू जो है वो 3 है, बी की वैल्यू जो है 4 है, ऑपरेशन जो है वो दिया मल्टीप्लिकेशन, तो आपको आउटपुट में मुझे आंसर क्या देना है? आपको मुझे आंसर देना है 3 × 4 दैट इज 12। इस प्रकार आपको 4 ऑपरेशन मैंने बोले, 5 ले लो चलो, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस मॉड। ये मुझे एक इन शॉर्ट प्यारा सा सिंपल सा कैलकुलेटर बना के दे दो बस, सिंपल, ज़्यादा फ्लोट लोड की चिंता मत करना, इंटीजर वैल्यूज मुझे दे दो बस। आपने बोला ठीक है भैया समझ में आ रहा है, एक बार कोड करके देखते हैं। प्यारा सा सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना है, आज हम कैलकुलेटर बनाने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं कैलकुलेटर, प्यारा सा, ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं इसकी। एक बार हम एक नई फाइल बना लेते हैं पहले तो, ठीक है? तो हमने बोला यार कि 2 नंबर तो हमें लेने ही है, हमने बोला इंट ए कॉमा बी, 2 नंबर आ गए। हमने क्या बोला यार, पहले ना बोल देता हूँ कि यार सी आउट एंटर दी वैल्यू ऑफ ए, मैंने यहाँ पे इनपुट करा लिया। मैंने बोला सी आउट एंटर दी वैल्यू ऑफ बी, मैंने यहाँ इनपुट करा लिया। मैंने बोला यार ऐसा करो अब मुझे ऑपरेशन बता दो, तो मैंने बोला यार कि कैरेक्टर ले लेता हूँ, कैरेक्टर ऑपरेशन, और मैंने बोला सी आउट एंटर दी ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म, ठीक है? और ये हमने इनपुट करा लिया। हमारे पास तीनों चीज़ आ गई, ए भी आ गया, बी भी आ गया, और हमने ऑपरेशन में इनपुट करा लिया। हमने एक स्विच केस लगाया, हमने स्विच केस क्या लगाया कि भाई स्विच ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन है उसके आधार पर हम स्विच केस लगा रहे हैं, ठीक है? इस प्रकार से हमने स्विच केस लगा दिया, ठीक है? पहला केस क्या बनाओगे? पहला केस हमने बना दिया प्लस का, ठीक है? दूसरा केस क्या बनाया हमने माइनस बना दिया। थर्ड केस हमने बनाया मल्टीप्लिकेशन। अगला केस हमने बोला डिवाइड। अगला केस हमने बोला मॉडुलस ऑपरेटर। हमने डिफ़ॉल्ट केस भी बना दिया यार। डिफ़ॉल्ट केस ने क्या बोला कि यार प्लीज़ एंटर अ वैलिड ऑपरेशन।
इस प्रकार हमने स्विच केस लिख लिया। अब हमारे पास जब प्लस आ रहा है तो हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया दोनों का जो एडिशन है वो हमने आउटपुट में दे दिया। हमने बोला सी आउट और हमने बोला ए प्लस बी, हमने ब्रेक कर दिया। आगे चलते हैं, हमने बोला सी आउट ए माइनस बी, ठीक है। इसी प्रकार हमने आगे कर लिया यार, हमने कर दिया ये मल्टीप्लाई और हमने कर दिया ये डिवाइड और हमने कर दिया ये मॉड। अब हमने लगा दी ये ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, इस प्रकार हमने अपना एक छोटा सा पैरा सा कैलकुलेटर तैयार कर लिया, ठीक है। अब इसको हम चला के देखते हैं कि हुआ क्या होगा, आंसर कैसे आएगा। चलो क्लियर करते हैं। हमने बोला रन करो, ओ कुछ गलत कर दिया। क्या गलत करा है समझते हैं। ऊपर जाते हैं, क्या गलती करी है, क्या गलती करी है। इंट ए कमा बी सीन ये हमने छोटी सी गलती करी है कहीं पक्का, जो हम पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे पता नहीं, देखते हैं। इसने बोला कि आपने एक लगाया है, तो यहाँ पे हम गलती कर गए यहाँ पर, फिर हमने यहाँ पर कर दिया और फिर हमने यहाँ पर कर दिया। चलो अब चलाते हैं, क्लियर कर लेते हैं। क्लियर रन करते हैं, हाँ फिर से गलती करी है, यहाँ पर भी रह गया। दोबारा चलाते हैं, क्लियर, हमने रन कर दिया। चलो उसने बोला एंड द वैल्यू ऑफ ए, हमने बोला 3, एंड द वैल्यू ऑफ बी हमने बोला 5। उसने बोला ऑपरेशन कौन सा चाहते हो, हमने बोला जी प्लस चाहते हैं, एंटर। उसने बोला 8 आंसर जी आपका। मैंने कहा ठीक है। हमने फिर रन किया, हमने बोला कि यार वैल्यू ऑफ ए, हमने बोला 13, वैल्यू ऑफ बी हमने बोला 4, ऑपरेशन कौन सा, मॉडुलस 1, बिल्कुल सही आ रहा है। एक और बार चलाते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हमने बोला कि ए की वैल्यू है 12 और बी की वैल्यू है 12 और ऑपरेशन चाहिए मल्टीप्लिकेशन 144। ठीक है, एक छोटा सा प्यारा सा मिनी कैलकुलेटर प्रोग्राम हमने बना लिया है, बहुत प्यारा, सिंपल, समझने में कितनी आसानी हो रही है यार, कितना ईजी टू अंडरस्टैंड है यार, ध्यान से देखो कितना ईजी टू अंडरस्टैंड है, कोई फालतू के ब्रैकेट्स नहीं, कुछ नहीं। अच्छा मान लेते हैं कि भैया ब्रैकेट्स अगर मान लो मैं इसको ब्लॉक्स में डालता तो क्या ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, ट्राई करते हैं। हमने करा रन, हमने बोला ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है और प्लस कर देना, चल गया। तो आप चाहें तो ब्लॉक्स का यूज़ भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपने अब तक पूरा प्रोग्राम सीख लिया किस प्रकार स्विच का यूज़ करना होता है और आपको समझ में आ चुकी है। भैया आप एक्सप्रेशन बोल रहे थे बार बार स्विच के इनपुट में, यहाँ पर वो चीज़ समझ में नहीं आई मुझे कि आप क्या कह रहे थे। ठीक है चलो, आप अगर हम वापस यहाँ पर चलें और मैं आपको बोलूँ कि यार यहाँ पर आपने ना नम यूज़ करना है, तो मैंने बोला 2 स्टार नम, इसको मैंने 2 कर दिया। अब क्या ये चलेगा, चला लेते हैं। हमने रन किया, उसने बोला फर्स्ट आया और फिर फर्स्ट अगेन आया, ऐसा क्यों, 2 स्टार नम की वैल्यू 1 है यानी ये 2 हो गया, 2 से आप इस केस में मैच कर गया, पहले फर्स्ट प्रिंट हुआ, फर्स्ट अगेन प्रिंट हुआ, ब्रेक प्रिंट हुआ। इस प्रकार भी आप चीज़ें कर सकते हैं, ये भी आपके लिए आसान है। आप कोई वैल्यू देना चाहे, कॉन्स्टेंट देना चाहे दे सकते हैं। अगर आपको एक्सप्रेशन डालना चाहे जो कि इवैल्यूएट होकर कोई कॉन्स्टेंट जनरेट कर देता है तो वो भी आप कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आपके ऊपर, आप कोई कैरेक्टर डालना चाहे वो भी आप डाल सकते हैं। तो इस प्रकार आपने स्विच का एक छोटा सा प्यारा सा यूज़ समझ लिया है और एक छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं जो आपको सॉल्व करना है होमवर्क में। चलो समझाते हैं। होमवर्क क्वेश्चन क्या कहता है, होमवर्क क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास टोटल एक अमाउंट मैंने दिया हुआ है कि यार टोटल अमाउंट जो है ना वो है इतने रुपए। आप मुझे बताओ इसके लिए कितने 100 रुपीज़ के नोट्स चाहिए होंगे, कितने 50 के नोट्स चाहिए होंगे, कितने 20 के नोट्स चाहिए होंगे, कितने 1 के नोट्स चाहिए होंगे। इस प्रकार से सिंपल लग रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर मेरे को 1300 वाले नोट्स चाहिए, उसके बाद 20 का, ओ सॉरी, उसके बाद एक 20 रुपये का नोट चाहिए, अब तक 1320 रुपये बन चुके हैं, और उसके बाद मुझे 10 1 रुपये के नोट चाहिए। ग्रीडी स्ट्रैटेजी लगा रखी है, बिल्कुल ग्रीडी। क्या करना है, सबसे बड़े अमाउंट को उठाकर इस नंबर से डिवाइड कर दिया, उतने नोट चाहिए होंगे। कैसे, देखो 1330 को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आंसर आ गया 13, यानी 13 नोट बन गए। अब आपके पैसे कितने बचे, टोटल कितने पैसे बचे,
30 रुपये। 30 रुपये को मैंने 20 से डिवाइड कर दिया। 50 से करने का ट्राई किया पहले क्योंकि अगला ऑप्शन 50 का था, पर 50 जो है वो बड़ा है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 20 से करते हैं। 20 से करने का ट्राई किया, 1 आ गया और हमारा अमाउंट कितना बचा? 10 रुपये। अब 1 से करा तो 10 आ गया, तो हमारा आंसर हमारे सामने है 13, 1, 10। इस प्रकार आपको क्या करना है? स्विच का यूज़ करना है, स्विच स्टेटमेंट का यूज़ आपको करना है और स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके एक प्रोग्राम आपको लिखना है जिसमें कि आप मुझे प्रिंट करके देने वाले हैं कि भैया इसमें 100 रुपये के इतने नोट चाहिए, भैया इसमें 50 रुपये के इतने नोट चाहिए, इसमें 20 रुपये के इतने नोट चाहिए और इसमें 1 रुपये के इतने नोट चाहिए। इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सिंपल छोटी प्यारी सी मैथ है। अगर आप स्विच का सिंटैक्स समझ चुके हैं, अगर आपको इसके पीछे की प्यारी सी मैथ समझ में आ चुकी है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे तो डिस्कॉर्ड सर्वर पे आप जाएंगे हमारे और वहाँ बच्चों से सहायता लेंगे और खुद सॉल्व करेंगे। जब तक नहीं करेंगे कुछ नहीं आएगा आपको। आपने बोला डार्क बैकग्राउंड दो, मैंने दे दिया। आपने बोला कि जहाँ समझा रहे हो वहाँ डार्क बैकग्राउंड दो, अपन कर रहे हैं। तो हम आपको कह रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि अब आपका स्विच केस आपको समझ में आ चुका है। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम जाते हैं हमारे अगले और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अगला कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है उसका नाम है फंक्शंस। इसकी हम बात करने वाले हैं। क्या होता है फंक्शंस, अभी समझ लेते हैं, थोड़ा समय तो समझा देते हैं आपको। चलो एग्जाम्पल लेते हैं एक। ठीक है, तो अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, हमने अब तक क्या किया था यार। हम मान लेते हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि यार मुझे ना पावर ऑफ ए कॉमा बी निकाल के दिखाओ, पावर ऑफ ए कॉमा बी निकाल के दिखाओ। क्या मतलब है इस बात का? मैं आपको ए और बी दूंगा इनपुट में, आप मुझे बताओ ए की पावर बी क्या होगा। ठीक है, इन शॉर्ट मैंने 2 वेरिएबल बना लिए, इंट ए कॉमा बी। आपने दोनों को इनपुट ले लिया। ठीक है, अब आपने बोला कि यार इनकी पावर मैं आपको देता हूँ भैया, अभी देता हूँ, बहुत आसान है, दे दूंगा अभी। ठीक है, चलो करके दिखाओ। आपने बोला कि यार मैं क्या करने वाला हूँ, अगर ए की पावर बी का क्या मतलब होता है कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2 की पावर 3, तो हम क्या करते हैं 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करा देते हैं, इस प्रकार करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक आंसर लूँगा जिसको इनिशियलाइज करूँगा 1 के साथ और मैं एक लूप चलाऊँगा कितनी बार, 1 से लेके 3 बार इस केस में। और मैं क्या करूँगा, आंसर इज इक्वल्स टू आंसर मल्टीप्लाई जो भी आपका नंबर है, ए है हमारे केस में, ए जो है इस केस में 2 था। ठीक है, इस प्रकार मैं आंसर निकाल लूँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक आंसर बना लिया जिसका नाम था 1, जिसको इनिशियल कर दिया 1 के साथ, और मैंने बोला फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू बी आई प्लस प्लस, और मैंने बोला आंसर इज इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाई ए। ठीक है, गुड। मैंने बोला प्रिंट कर दो आंसर को, आंसर इज ए। ठीक है, क्या ये चलेगा? ट्राई कर लेते हैं। उसने बोला इनपुट 2 ए और बी का, मैंने बोला 2 और 3, आंसर आ गया 2। हाँ, कहाँ गलती कर दी हमने, समझते हैं इस चीज़ को एक बार। आंसर इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाई 1 बी 2 3, आंसर इज ए। अच्छा, तो हमें आंसर में तो यार आंसर प्रिंट कराना पड़ेगा ना दोस्त। यहाँ पे हमने आंसर प्रिंट करा दिया, बहुत बढ़िया। रन करते हैं। हमने बोला 2 स्पेस 3 एंटर, 8 आ गया। 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, सही चल रहा है। मैंने बोला कि यार थोड़ा अच्छे से ट्रैक करते हैं, 2 10 1 0 2 4, बहुत सही चल रहा है। मैंने बोला कि यार 12 का निकालना है, 12 का स्क्वायर निकालते हैं। रन करा, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, सही चल रहा है। मैं बोला ठीक है, अब ये तो आपने कर दिया, ऐसा करो दोस्त मेरे को ना एक और निकाल के दिखाओ। मतलब अब क्या करूँ, मुझे फिर दोबारा ये काम करना है अगेन। अब आपको 2 नंबर दोबारा दूंगा, आप मुझे दोबारा से इसका पावर निकाल के दिखाओ। आपने बोला ठीक है भैया, मैं क्या करूँगा, मैं कॉपी कर देता हूँ एक बार, इनका नाम चेंज कर देता हूँ क्योंकि सेम नाम का तो चल नहीं पाएगा। तो मैं आपने बोला कि भैया मैं इसको सी कर देता हूँ, इसको डी कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे सी कर देता हूँ और यहाँ मैं डी कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे डी कर देता हूँ, यहाँ मैं सी कर देता हूँ और मैं चला देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे दोबारा हटा देता हूँ ऐसे करके। चलो भैया करते हैं। मैंने आपने बोला 12 का स्क्वायर निकाल दिया, और फिर मैंने आपने दूसरा दोबारा निकालने का बोला है, तो मैंने 13 का स्क्वायर निकाल दिया। अब 169। ठीक है भैया, 2 बार निकाल के दिखा दिया आपको मैंने बोला ठीक है दोस्त, मुझे ना एक बार और निकाल के दिखाओ। आपने बोला ठीक है भैया, एक बार दोबारा कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं नाम चेंज करता जा रहा हूँ बस, ई एफ आपने बोला ठीक है भैया करते हैं। अब मैं 12 का स्क्वायर निकाल के दिखा देता हूँ, 13 का भी निकाल के दिखा देता हूँ और 14 का भी निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है भैया, आप बताओ
मैं बोलूँगा अरे एक बार और निकाल के दिखाओगे, आप बोलोगे भैया पागल हो क्या, आप बार बार सेम चीज़ करवाए जा रहे हो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर एक चीज़ रहे हैं, हम एक पावर ऑफ ए कॉमा बी निकालनी है, ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं, बार बार कोड लिखे जा रहे हैं, बार बार कोड लिखे जा रहे हैं, बार बार कोड लिखे जा रहे हैं। क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा कोड जो है बहुत बल्कि होता जा रहा है, ठीक है, हमारा जो कोड है बहुत ही बल्कि होता जा रहा है। जो कोड लेंथ है, कोड का साइज है, वो बढ़ता जा रहा है। काम तो पावर ही निकाल रहे हो ना, इतना कोई तीर थोड़ी मार दिया। कोड लेंथ देखो आप, 43 लाइन्स आप लिख चुके हो ऑलरेडी, जिसमें आपने 3 बार पावर निकाल के दिखाई है बस। बहुत बल्कि हो गया है। मान लेते हैं किसी एक जगह गलती हो गई, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया था, तो यहाँ पे भी ऐसा कर दिया, एक जगह बग आ गया या एक जगह कहीं लॉजिकल मिस्टेक हो गई, तो क्या वो रिपीट होगी? जी हाँ, ठीक है, हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल कि आपका कोड जब बहुत बगी हो चुका हो, कहीं पे आगे जाके फ्यूचर में फिक्स कुछ करना हो तो हर जगह जाके करना पड़ेगा, हर जगह ही जाके करना पड़ेगा, बहुत बगी हो गया, बहुत बल्कि हो गया। क्या ये कोड रीडेबल है दोस्त? क्या मैं बोलूँगा कि ये भैया कोड बहुत समझदार है, मतलब देख के मज़ा आ गया मुझे, सब समझ आ रहा है मुझे? क्या ये बोला जा सकता है? अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने कोड लिखा था बच्चों, और एक बार समझ लो इसको, आप जा रहे हो इंट ए बी ऐसे ऐसे करके पूरा एक एक लाइन पढ़ रहे हो, आप बोलो कि भाई क्या बकवास करिए, अभी इस कोड को बहुत आसानी से हम करने वाले हैं, बहुत प्यारे तरीके से, आपको मज़ा आ जाएगा। पर क्या ये कोड आपको रीडेबल लग रहा है? नहीं। मैं आपको 400 लाइन, मान लो कि अभी 40 3 बार निकालने बोला, मैं आपको 30 बार निकालने के लिए बोलूँ, 400 लाइन का कोड हो जाएगा। 400 लाइन का कोड आपको समझने के लिए बोलूँ, आपको समझ में आएगा? आप तो पहले डर जाओगे भाई 400 लाइन क्या लिख दिया पागल वाला, है ना? तो रीडेबिलिटी तो है ही नहीं यार इसकी, रीडेबल ये है ही नहीं, बल्कि हो गया, बगी हो गया, रीडेबल भी नहीं है। तो मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? अगर मैं ये कहूं कि यार जो काम आप बार बार कर रहे हैं, एक चीज होती है फंक्शंस नाम की, उसको आप यूज कर लें, उसको बहुत समझदार तरीके से कर पाएंगी। फंक्शंस होता क्या है समझते हैं। मैंने बोला कि फंक्शंस क्या है, एक तरीके का प्रोग्राम है, एक तरीके का प्रोग्राम ही है, और कुछ नहीं है, जिसका एक वेल डिफाइंड टास्क है, वेल डिफाइंड टास्क है। इन शॉर्ट फंक्शन इज दिस, ये कोई चीज है जिसको मैंने फंक्शंस बोल दिया। इसमें क्या होगा, इसका एक वेल डिफाइंड टास्क है दोस्त, कि मैं तो यही करूंगा, इसके बाद कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। काम है कि भाई मैं इसको ये इनपुट दूंगा और यहां से मुझे ये आउटपुट दे देगा, ये है फंक्शन। एक वेल डिफाइंड टास्क है, ये इनपुट दूंगा, ये आउटपुट आ जाएगा, सिंपल। एक ऐसा प्रोग्राम जिसका एक वेल डिफाइंड टास्क आपको दिया हुआ है, उसका फंक्शन बोल रहा हूं, सिंपल शब्दों के अंदर। कैसे भैया, करके दिखा दो एक बार, ठीक है, करके दिखाते हैं आपको। हम अपना पहला फंक्शन लिखने जा रहे हैं, चलो। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने 2 अपने वेरिएबल बना लिए और मैंने इनपुट ले लिया, देना। अब मुझे क्या करना है, मुझे भाई एक फंक्शन बनाना है जो मुझे इसकी पावर दे दे। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, पावर ए कॉमा बी। अब इसको मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, कैसे करते हैं? आप ऊपर गए, सबसे पहले आपने क्या लिखा, एक रिटर्न टाइप, कि ये फंक्शन मुझे क्या देगा, है ना। इंट मेन जो है, इसने इस फंक्शन को कॉल दिया, पावर को कॉल किया, तो पावर बनाना भी तो पड़ेगा कहीं पे, तो हम ऊपर पावर बनाने वाले हैं। पावर मुझे देगा क्या, एक आंसर जो कि इंटीजर होगा। मैंने बोला इंटीजर, फंक्शन का नाम क्या है, पावर, ब्रैकेट में क्या क्या इनपुट आएंगे, क्या क्या पैरामीटर्स आएंगे, आर्ग्यूमेंट्स क्या आएंगे इसके अंदर, ए आएगा और बी आएगा, और ये दोनों क्या है, इंटीजर है, इंट ए बी, ठीक है। इस प्रकार आपने एक फंक्शन बना दिया, इसका नाम है पावर, और जो रिटर्न टाइप है वो है इंट। क्या होता है भी समझाता हूं। आपने क्या बोला, ठीक है समझ गया मैं, आपने बोला इंट आंसर 1, और भाई 4 इंट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू बी आई प्लस प्लस, और आंसर इज इक्वल टू आंसर स्टार ए, और ऐसा करो, रिटर्न कर दो आंसर, ठीक है। हुआ क्या भैया, मतलब इतना सारा कर दिया, समझ कुछ नहीं आया, ठीक है, समझते हैं। चलो, हमने क्या बोला दोस्त, कि एक रिटर्न टाइप डालो, फिर उसके बाद फंक्शन का नाम डालो, फिर उसके बाद यहां पर आर्ग्यूमेंट्स डाल दो, आर्ग्यूमेंट बोल लो आप, पैरामीटर्स बोल दो, फिर ये फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो गई। इस प्रकार आपने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। इन हमारे केस में रिटर्न टाइप क्या है, इंट, इंटीजर। क्या भैया क्यों है, मैंने बोला 2 की पावर 3, ये क्या आता है 8, क्या ये इंटीजर है? हाँ मेरे दोस्त। मैंने बोला 12 का स्क्वायर 144, क्या ये इंटीजर है? हाँ मेरे दोस्त। तो हमने बोला कि पावर जो है, फंक्शन का नाम हमने पावर दिया है, हमने बोला कि पावर जो है, जो पावर है वो जो आंसर निकालेगा हमेशा वो इंट टाइप का होगा। तो जो भी पावर को कॉल करेगा, जो भी पावर को बोलेगा कि आंसर दियो, उसको वो इंट में आंसर दे देगा। ये समझाया मैंने। फंक्शन क्या है, एक दोस्त है, मान लेते हैं एक दुकानदार है, आप उसकी दुकान पे क्या, आपने बोला 1 किलो चीनी दियो, उसने आपको 1 किलो चीनी दे दी। वैसे पावर जो है
ये एक ऐसा बंदा है इसको आप 2 नंबर देते हो ए और बी, और ये आपको उनका आंसर दे देता है कि ए की पावर बी क्या होगा, इसने आपको आंसर दे दिया। वो आंसर किस फॉर्म का है, इंटीजर फॉर्म का, तो आपने इंट लिख दिया। आर्ग्यूमेंट में क्या है जो आप इस पावर को देने वाले हो, आपने बोला था ना यार ए ले ले और बी ले ले और मुझे इसका ए की पावर भी बता दे क्या आंसर है, तो ये आपके इनपुट पैरामीटर्स हैं, इनपुट पैरामीटर्स। ठीक है भैया, ये आपकी फंक्शन बॉडी है, जो भी प्रोसेसिंग आपको करनी है। लास्ट में आपने कुछ रिटर्न कर दिया जो भी आपका आंसर था। ध्यान रहे आपने बोला रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो आपका जो आंसर था वो इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है भैया, अब कुछ समझ में आ रहा है। अब हम कोड में चलते हैं वापस। रिटर्न टाइप इंटीजर है, फंक्शन का नाम पावर है, ये दोनों इनपुट में है। आपने केवल एक आंसर बनाया 1 और ये पूरा आपका लॉजिक पावर निकालने का, आपने आंसर वापस भेज दिया। अच्छा, अभी जो पावर है ये आंसर दे रहा है, वो आंसर कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा, तो मैंने एक आंसर बना लिया यहाँ पे कि यार इंट आंसर इज इक्वल्स टू ये। तो आंसर नाम के वेरिएबल में आपका आंसर ए की पावर बी स्टोर हो चुका है। ठीक है, समझते हैं। आपने बोला इंट आंसर इज इक्वल्स टू पावर ए कॉमा बी, तो ये आपका फंक्शन था पावर ए कॉमा बी। यहाँ पे ऐसा कुछ था, ये पूरी प्रोसेसिंग हुई। यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट थी, ये रिटर्न स्टेटमेंट से क्या होगा, रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे इसको आंसर दे देगी, और ये जो है ये इसको असाइन हो रहा है, तो आंसर के अंदर आपकी वैल्यू जो भी होगी वो स्टोर हो जाएगी। कुछ फ्लो समझ में आ रहा है भैया? ठीक है, देखते हैं दोबारा क्या हुआ। एक मेन नाम का फंक्शन था, ठीक है, जिसके अंदर आपने पावर नाम का एक फंक्शन कॉल कर दिया है। पावर नाम का फंक्शन यहाँ बैठा हुआ है, इसके एंड में यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट पड़ी हुई है। मेन वाले से फ्लो पावर तक गया, पावर से आप यहाँ पर आए, यहाँ से आपने कुछ किया, रिटर्न हुआ, रिटर्न होकर आपका आंसर यहाँ पे आया। यहाँ पे आपने कोई नंबर लिखा हुआ था कि इसके अंदर डालो, फिर यहाँ से आपने वो आंसर जो भी है वो आप इसमें डाल दिया, और इसको अब जैसे मर्जी यूज़ कर लो जैसे आपका मन करे। अब थोड़ा क्लियर हो रहा है भैया, एक बार रन करके देखें। चलो, हमने इसको पहले क्लियर कर लिया, हमने रन किया, वो इनपुट मांग रहा है। मैंने बोला 12 का स्क्वायर निकाल दो, उसने बोला पता नहीं क्या है, क्योंकि हमने प्रिंट ही नहीं कराया। अब इस आंसर को प्रिंट करा लेते हैं एक बार। सी आउट आंसर इज हमने इसको रन कर दिया। 12 का स्क्वायर 144, सही चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही चल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रहा है। ठीक है भैया, जो आपने 3 निकलवाए थे वो 3 करके दिखाना। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? इस प्रकार कि यार यहाँ मैंने एक वेरिएबल बना दिया सी, यहाँ बना दिया डी, और यहाँ बना दिया सी, यहाँ बना दिया डी, इसको इनपुट दे दिया सी, इसको बना दिया डी, और ये मैंने प्रिंट कर दिया। रन करें, ये हो गया 12 का स्क्वायर और ये हो गया 13 का स्क्वायर। ठीक है भैया, लेंथ अब थोड़ी सी कोड की छोटी हो गई है, पर क्या इसको मैं और छोटा कर सकता हूँ? मान लेते हैं कि मैंने ये इनपुट पैरामीटर दिए ही नहीं थे, ये ऐसी था, और यहाँ मैंने अंदर दिए हैं ये, और यहीं मैंने अंदर इनका इनपुट करा लिया। ठीक है, और ये पूरा हटा दो, इस पूरे को कमेंट कर दो अभी। तो आपने सीधा पावर कॉल कर दिया, ऐसे एक बार पावर कॉल कर दिया, देखते हैं क्या होगा। हमने पावर कॉल कर दिया सीधा, कहीं पे एरर है, सेमीकोलन लगाना भूल गए लगता है कहीं पे। ये इंटीजर कुछ दे रहा है हमें, इसको हमें कहीं पर ले लिया, हमने इसको ले लिया इंट एन एस इक्वल टू समथिंग, और यहाँ पर हमने कहीं गलती करी है, दोबारा इंट नहीं लगाना है। रन करते हैं, रन कर दिया। हमने बोला यार इनपुट में 2 की पावर 3, कुछ नहीं हुआ, हमने प्रिंट नहीं करा। इसको हम प्रिंट करा लेते हैं एक बार। तो हमारा कोड देखो क्या है, हमने 2 चीज़ें लिखी है बस, एक हमने बस आंसर स्टोर करा लिया, एक में हमने प्रिंट करवा लिया। या इसको और छोटा कर दें, हमने सीधा प्रिंट ही करा लिया यार, सब छोड़ो। हमने रन कर दिया, हमने बोला 2 की पावर, अरे दोस्त रुको दोबारा शुरू से करते हैं। हमने रन कर दिया, 2 की पावर 3 आ गया 8। हमने बोला 12 का स्क्वायर। ठीक है, गलती क्या हो रही है, इसको हमने यहाँ पे डाल दिया, तो क्या हो रहा है, पहले सबसे पहले आपका आंसर इस प्रिंट हो जाता है, उसके बाद पावर कॉल हो रहा है। देखो दोबारा क्या हो रहा है, हमने रन किया, पहले दोबारा क्लियर करता हूँ। हमने रन किया, आंसर इस अपने आप प्रिंट हो गया, यानी कि आपका यहाँ तक फ्लो हो चुका है एग्जीक्यूट। अब आपका पावर एग्जीक्यूट हो रहा है। पावर में अंदर जाते हो तो वहाँ पर इनपुट मांगता है, तो आपने इनपुट दिया 2 की पावर 3, तो 3 8 आंसर आ गया। सही चल रहा है, बट अगर इसको अलग रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आपको लगेगा कि अजीब सा लगने लग जाएगा। ANS
रन कर दिया, उसने बोला 2 की पावर 3, 8 आ गया आंसर। इस प्रकार से हो गया। अगर मैं यहाँ पे ऐसे दोबारा एक बार आंसर कॉल कर दूँ, मान लेते हैं मैंने दोबारा कॉल कर दिया, ठीक है, इस प्रकार आपने दोबारा कॉल कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, ठीक है। कोड कितना लिखा है? इतना लिखा है बस। इस बार ऊपर फंक्शन तो सेम जो है वही है, उसको कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं कर रहे हैं। तो हमें कुछ चीज़ समझ में आ चुकी है। अब वापस एक बार चलते हैं कि ठीक है भैया, फंक्शन से हम क्या फायदा लेना चाह रहे हैं। आपको समझ आ गया कि एक चीज़ जो बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको बार बार लिखने का फायदा नहीं है। एक बार बना लो और उसको यूज़ करते चलो। आपको कुछ चीज़ें हैं जहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है, वो आपको दोबारा समझाता हूँ, तो आपको चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा अब तक थोड़ा बहुत। तो हम वापस उस स्टेज पे आ गए जहाँ पे हम इसमें 2 पैरामीटर्स इनपुट में दे रहे थे, एक ए और एक बी, ठीक है भैया। यहाँ पे तो ये इंट ए और बी था, तो क्या ये इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको हमेशा ए और बी लिखूँ? नहीं, मैं इसको कुछ भी लिख सकता हूँ। मैंने बोला नंबर 1 और मैंने बोला नंबर 2, यहाँ इसको बी को कर दिया नंबर 2 और इसको नंबर 1, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, मैंने दो पैरामीटर यहाँ बनाए थे ए बी, उनको मैंने पावर में इनपुट पैरामीटर भेज दिया था। पर मैं यहाँ पे जहाँ फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ, यहाँ मैंने इसको नंबर और नम 2 लिख दिया। क्या ये चलेगा? चलाते हैं। 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, सही चल रहा है। इसका मतलब कि जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नाम, जो मैं यहाँ पर इनपुट दे रहा हूँ, उनको मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। उनसे एग्जैक्ट नाम रिलेट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कुछ भी नाम जो खुद देना चाहता हूँ वो डाल सकता हूँ। ये बात हमें समझ में आ चुकी है, बहुत बढ़िया भैया। जो ये ए है, क्या मैं इसको यहाँ प्रिंट करा सकता हूँ? करके देख लेते हैं। मैंने बोला सी आउट ए, है ना। क्या हो रहा है? ये ए था, ये आपने इनपुट लिया था और ये आपने पावर में एज अ इनपुट पैरामीटर भेज दिया। तो अब मैं इसको यहाँ प्रिंट करने का ट्राई कर रहा हूँ, क्या होगा? आंसर इज 0। दोबारा करते हैं। मच्छर 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 मार लूँ यार, फिर कंटिन्यू करते हैं मटर को। हाँ, तो हम इसको रन कर रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ है, हमने इसको रन करने का ट्राई किया और हमारे पास आ गया कि सी आउट ए क्या है, उसको पता नहीं ए क्या है। तो इसको नहीं पता ये ए क्या है। इस फंक्शन को, इस पावर को सिर्फ ये पता है इस ब्लॉक के अंदर कि भाई num1 एक वेरिएबल है और num2 एक वेरिएबल है। या फिर अगर हम यहाँ पे कुछ बना दें, इंट बी सी डी, जो मर्जी, वो एक वेरिएबल होगा। कोई और बाहर फंक्शन में कोई और वेरिएबल बना पड़ा है, वो उसका ज्ञान इसको यहाँ पर नहीं है। वो सारे उसके लोकल वेरिएबल हैं। क्या मतलब है? यहाँ पर जो मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, ए बी सी डी जो भी, वो मेन के लोकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, मैंने आंसर बनाया, वो पावर के लोकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ए जो मैंने यहाँ पर बनाया है उसको कोई और फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता। आंसर जो मैंने यहाँ पर बनाया उसको कोई और फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता। अभी तक हमने जितनी अंडरस्टैंडिंग ली है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। किस प्रकार की यूज किया जा सकता है, कोई कोई वे पॉसिबल है, वो हम आगे सीखने वाले हैं, ठीक है। पर अभी हमें ये समझ में आया कि यार ये जो ए था उसको मैं पावर के अंदर जाके एक्सेस नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल, अभी वाली अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज आप सीख चुके हो अब तक, ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़े और फंक्शंस बनाएं। चलो भैया और आगे बढ़ते हैं अगले फंक्शन की ओर। अगले फंक्शन की ओर चलते हैं। हमने क्या किया, एक नंबर हमें दे दिया इंट नम, हमने इसका इनपुट ले लिया नम। हमें एक फंक्शन बताना जो कि हमें बताया ये पर्टिकुलर नंबर जो है ये इवन है या ऑड है। चलो हमने एक फंक्शन बनाया कि यार बूल इवन ऑड, या फिर हम लिखते हैं इज इवन। फंक्शन नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, कि उससे हमें सब पता लग जाना चाहिए कि फंक्शन करता क्या होगा। मैंने बताया इज इवन, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मुझे बताया कि इवन है या नहीं है। अगर इवन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ऑड ही तो होगा। तो इसका मतलब इसके इनपुट में हमने क्या दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, मैंने उसको ए बोल दिया, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि यार ये क्या करेगा, ये 1 देगा इन केस ऑफ इवन, आउटपुट की बात कर रहा हूँ, और ये आउटपुट 0 देगा इन केस ऑफ ऑड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें पता है कि ऑड कैसे पता लगता है, अगर कोई भी नंबर का एंड 1 ट्रू हो तो यानी कि वो ऑड है ना। ऑड के केस में क्या भेजना है, हमें 0 रिटर्न करना है, रिटर्न कर दिया 0, एल्स रिटर्न कर दिया 1, ठीक है। इस प्रकार आपने इवन ऑड वाली गेम खेल ली। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। क्या मैं इसको ज़रूरी है एल्स लिखना, या मैं इसको सीधा ऐसे लिख दूँ? मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता था कि सीधा रिटर्न 1, क्योंकि नीचे तो तभी आएगा ना जब इफ़ में नहीं पहुंचा होगा। जब इफ़ में पहुंचा ही नहीं होगा तब नीचे आएगा, नीचे तो रिटर्न 1 ही करना है, एल्स क्यों ही लिखूँ मैं। ये भी एक प्रैक्टिस आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपने क्या चेक किया, ये ऑड है, अगर ऑड है हाँ 0 भेज दे, नहीं है तो बस सीधे 1 भेज दे। नहीं तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एल्स का यूज़ कर सकते हैं, आपने एल्स लिख के रिटर्न 1, डन। ठीक है, ये आपका एक फंक्शन आपने तैयार कर लिया है जो आपको दर्शाता है कि पर्टिकुलर नंबर इवन है या नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ प्रिंट करके देखते हैं एक बार यार, इफ इज इवन, और यहाँ पर मैं नंबर दे दिया, हमें पता ना बूलियन रिटर्न करेगा ये, इसलिए हमने इफ में डाल दिया इसको, सी आउट नंबर इज इवन। ठीक है, इस प्रकार आपने बना लिया। रन करते हैं, क्लियर करता हूँ पहले मैं इसको एक बार। क्लियर किया, मैंने रन किया, नंबर पूछा, मैंने बोला यार 123 नंबर इज ऑड, बहुत बढ़िया। मैंने बोला यार 12, कहाँ गया 12 नंबर इज इवन, सही चल रहा है। आपने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया जिससे आप बता रहे हैं कि आपका जो नंबर है वो इवन है या फिर ऑड है। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं जो कि हमें बताएगा कि एनसीआर कैसे निकालते हैं। एनसीआर, चलो एनसीआर क्या होता है भैया, हमने मैथ्स में पढ़ा था अपनी 12th क्लास के अंदर, जहाँ तक मुझे याद है कि यार आपको एनसीआर निकालने सिखाया जाता था, जो कि क्या होता था, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन। तो इस प्रकार से आप एनसीआर निकाला करते थे। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि यार इनपुट में मैंने आपको दे दिया एन और मैंने आपको दे दिया आर, तो मुझे आउटपुट में आप एनसीआर की वैल्यू दो। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं बात करूँ अब, तो अगर मैं बात करूँ NC0 के बारे में, तो बात है आपका 1। कैसे, अगर मैं बोलूँ कि 8C0 तो क्या होगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8 माइनस 0 फैक्टोरियल, दैट इज 8 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, ये कट गया, आंसर आ गया 1। इस प्रकार आप फैक्टोरियल निकालने वाले। अगर मैं बोलूँ कि 8C2 की वैल्यू निकालना है एक बार, आपने बोला 8C2 क्या होगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8 minus 2 factorial, that is 8 factorial upon 2 factorial multiply 6 factorial, that is 8 multiply 7 upon 2, that is 28। इस प्रकार आपने 8C2 की वैल्यू निकाल ली। मैं आपको ऐसे बार बार नंबर देता जाऊंगा, आप उसको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपने एक फंक्शन बना रखा है एक ही बार जो आपको बार बार ही एनसीआर की वैल्यू निकाल के देता रहेगा। ठीक है, इंप्लीमेंट करते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया, मैंने बोला इसको यार कि ये है इंट एनसीआर, ऐसा इनपुट में क्या आ गया एन आर, बहुत बढ़िया, समझ आ गया। ठीक है, करना क्या है, करने के लिए हमें एक फंक्शन और हमें पता होना चाहिए फैक्टोरियल। फैक्टोरियल निकालने के लिए मान लेते पहले फंक्शन हमने निकाला, हमने बोला कि इंट फैक्टोरियल, यहाँ पे हमने एक इनपुट दे दिया एन। ठीक है, फैक्टोरियल हमें पता है, हमें पहले से निकालना आता है। हमने क्या बोला कि यार इंट आंसर इज इक्वल्स टू 1 या फिर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। अब आप क्या करो, फॉर इंट 1 आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आई, और आप अपना फैक्टोरियल रिटर्न कर दें। इस प्रकार आपने फैक्टोरियल बना लिया। अब आपको फॉर्मूला पता है एनसीआर का। फॉर्मूला क्या कहता है यार कि इंट आंसर इज इक्वल्स टू, सबसे ऊपर आपका क्या आएगा, सबसे ऊपर आपका आएगा फैक्टोरियल ऑफ एन, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं, इसको आप डिवाइड करेंगे, ढंग से साफ सुथरे तरीके से लिखते हैं एक बार। हम ऐसा करते हैं, न्यूमरेटर बना लेते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ एन। ठीक है, हमने डिनोमिनेटर बनाया, दैट इज फैक्टोरियल ऑफ आर मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मैंने बोला इंट आंसर इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर डिवाइड डिनोमिनेटर, और इसको मैंने आंसर को रिटर्न कर दिया। ठीक है, इस प्रकार मैंने अपना आंसर निकाल लिया है। बहुत समझ में आ गया आपको अच्छे से कि क्या। ठीक है, एनसीआर क्या होता था, फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल आर मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर। इस प्रकार आपने निकाल लिया कि भैया समझने में मज़ा आ रहा है, अब चीज़ें समझ में क्लियर हो गई है कि मैंने फैक्टोरियल न्यूमरेटर बना लिया, यहाँ मैंने डिनोमिनेटर बना लिया, आंसर बना लिया, आंसर रिटर्न कर लिया। मैं चाहूँ तो मैं इसको सीधा रिटर्न भी कर सकता हूँ। मैंने इसको बोला कि रिटर्न ऐसे, लो और छोटा हो गया। ठीक है, फैक्टोरियल आपने सीख लिया कि यार इस प्रकार 1 से लेकर n तक मल्टीप्लाई कर दिया, फैक्टोरियल बन गया। इस प्रकार आपने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया। अब मैंने क्या बोला,
इंट एन कॉमा आर सीन। इस प्रकार आपने एन और आर इनपुट ले लिया और आपने इसको प्रिंट कर दिया। कैसे? आपने बोला सी आउट आंसर इज, आंसर आप निकाल रहे हैं एन सी आर ऑफ एन कॉमा आर। इस प्रकार आपने कोड लिख लिया अपना पूरा। ठीक है, आपको समझ में आ गई चीज़ थोड़ी बहुत कि ठीक है भैया ऐसे चल रहा है। अब चला के देखते हैं एक बार कि कोड चलता भी है या बस हवा बातें चल रही हैं। इनपुट हो गलती, उसने बोला फैक्ट क्या होता है दोस्त? फैक्टोरियल नाम बोलना, फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया, रन करते हैं दोबारा, चल गया। उसने बोला यार एन और आर इनपुट में दे दे। मैंने बोला यार 8 और 2 दे दिया मैंने, 28 आंसर आ गया। सही, ये हमने आंसर चला के देखा था अभी। एक और चलाते हैं। मैंने बोला 13 और 0 1 आ गया। ठीक है, तो हमारा एनसीआर में बिल्कुल सही चल रहा है। अब हमने एनसीआर का एक फंक्शन तैयार कर लिया जहां पर हमने क्या किया है, देखो समझाते हैं आपको क्या हुआ है। अगर हम नीचे आए, हाँ, तो हमारा क्या हुआ कि मेन के अंदर जो हमारा मेन फंक्शन है उसके हमने 2 पैरामीटर इनपुट ले लिए, एक एन और एक आर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक कॉल मारी है। कौन सी कॉल मारी है? मैंने एनसीआर को कॉल मारी है ना। मैंने इसको प्रिंट करा लिया था कि यार इस फंक्शन को प्रिंट कर, जो भी इसका आउटपुट है उसको प्रिंट करा लो। तो ये गया होगा अपने फंक्शन पे। इसका फंक्शन जो है यहाँ पे एन है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे कुछ 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 कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ फैक्टोरियल वाले फंक्शन कॉल मार रहा है ये। तो यहाँ जैसे फैक्टोरियल कॉल जाती होगी तो ये आप गए फैक्टोरियल वाले फंक्शन पे, फैक्टोरियल, यहाँ समथिंग समथिंग और कुछ 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 हो गया। यहाँ पे आपने रिटर्न कर दिया होगा आंसर, रिटर्न आंसर। जब रिटर्न हो रहा है तो आंसर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ 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 कुछ, यहाँ पे रिटर्न होगा जो भी आपका आंसर बना होगा। रिटर्न हो तो आंसर यहाँ पे आ रहा है और उसको आपने प्रिंट करा लिया। तो इस प्रकार आपकी पूरी की पूरी गेम चल रही है। आप समझ गए कि भैया एक फंक्शन को आपने कॉल मारा, फिर उसके अंदर आपने एक और फंक्शन को कॉल मारा और रिटर्न स्टेटमेंट से हमारा आउटपुट वापस आ रहा है और ऐसे पूरी गेम चल रही है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया? एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक और थोड़ा बेसिक स्टार्ट कर लेते हैं। अगर नहीं होता तो हमने बोला काउंटिंग प्रिंट करते हैं, सबसे सिंपल, वो तो आएगा समझ। ठीक है, मैंने बोला कि मुझे काउंटिंग प्रिंट कर दो। ठीक है, सिंपल। मैंने बोला यार प्रिंट काउंटिंग, एक फंक्शन कॉल मार दी। कॉल तो खैर बाद ही मारते हैं, पहले क्रिएट करना होता है। चलो, हमने बोला कि यार वॉइड प्रिंट काउंटिंग। काउंटिंग प्रिंट करने के लिए यार मुझे बस इतना बताओ चाहिए कहाँ तक प्रिंट करना है। तो मेरे को एक नंबर बता दिया उसने एन, जहाँ वो बता दिया कि यार यहाँ तक प्रिंट कर दियो दोस्त। काउंटिंग में क्या मुझे कुछ रिटर्न करना पड़ेगा? आउटपुट नहीं करना, मैं सीधा प्रिंट करता जा रहा हूँ। तो जब मेरा फंक्शन कोई भी आउटपुट रिटर्न नहीं करता है, जब मेरा फंक्शन कोई भी आउटपुट रिटर्न नहीं करता है, कुछ रिटर्न नहीं करने वाला हो, तो मैं वॉइड कीवर्ड का यूज कर सकता हूँ। वॉइड का मतलब होता है ये भाई ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला। ठीक है, समझ गए बात? अगर हमें कोई चीज प्रिंट करनी है, उसने प्रिंट कर दिया, कोई चीज रिटर्न थोड़ी करी उसने, है ना। तो आपने वॉइड लिख दिया कि यार ये फंक्शन से कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना, ये आपको 1 2 3 ABCD कुछ रिटर्न नहीं करने वाला है, बस खाली इतना सा काम है, इसलिए हम वॉइड यूज करते हैं। तो मैंने क्या बोला, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n। बस आपने प्रिंट करते जाओ i को। ठीक है, इतना सा काम करना था, हम प्रिंट तो करना है, प्रिंट करना है। काउंटिंग प्रिंट हो गई। अब यहाँ मैंने क्या करा, इनपुट ले लिया n का और मैंने यहाँ फंक्शन कॉल कर दिया। लो दोस्त, इतना ही करना था। एक नंबर इनपुट कराया, एक फंक्शन कॉल कर दी, फंक्शन कॉल के अंदर मैंने उसको, फंक्शन बॉडी के अंदर मैंने उसको प्रिंट करा रखा है। बस रन करके देख लेते हैं इसका, क्लियर करके एक बार रन कर दिया। इनपुट मांगा, मैंने बोला 5 1 2 3 4 5, गिनती प्रिंट हो गई। अच्छे से कर दें इसको, स्पेस मार, वो स्पेस दे देते हैं। चलो और अच्छे से आएगा। अब मैंने बोला 10, गिनती आ गई। मैंने बोला यार मुझे गिनती नहीं आती, 51 तक सुनाओ, 51 तक गिनती आएगी। इस प्रकार आपने एक फंक्शन कॉल कर दी। क्या किया है आपने? कुछ नहीं किया, एक फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। ये आपकी फंक्शन कॉल है यहाँ, ठीक है, ये आपकी पूरी फंक्शन बॉडी है। यहाँ पे सारा मैटर लिखा हुआ है कि फंक्शन करता क्या होगा। और ये जो आपका ये इतना पार्ट है, इससे आपको पता लग रहा है कि यार इस पार्ट से, इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका फंक्शन सिग्नेचर है। आपको पता लग गया यहाँ से कि यार फंक्शन रिटर्न करता है कि नहीं करता। अगर करता है तो किस चीज़ को रिटर्न करता है, क्या टाइप है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, बूल है, क्या रिटर्न करता है, इनपुट पैरामीटर क्या है, उन पर कितने पैरामीटर है, सब कुछ ऐसा आपको पता लग गया। तो यहाँ से आपको फंक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हो जाएगा। यार फंक्शन कैसे लिखे जाते हैं, क्यों लिखे जाते हैं, हर एक पर्टिकुलर वर्ड का क्या मतलब है, रिटर्न का क्या मतलब है, वॉइड का क्या मतलब है,
इनपुट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, फंक्शन नेमिंग कैसे करनी होती है, वो चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। आपको ये पता है कि अगर मैंने n यहाँ लिख दिया है तो इस n को अगर मैं यहाँ पे कोई और नंबर डाल दूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ कि नंबर लिख दूँ अगर मैं इसको, तो अब क्या मैं इस n को यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ? नहीं करा सकता दोस्त, क्योंकि ये स्कोप के बाहर हो गया है। ये जो n है वो इसकी बॉडी में वैलिड रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ भी एक्सेस करना है इस ब्लॉक के अंदर, तो इन शॉर्ट मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए, या तो वह डिक्लेयर होना चाहिए यहाँ पर, या फिर वो इसके अंदर मुझे इनपुट में मिला हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ चुका है यार कि ये मुझे एरर दे देगा, आ गया एरर, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमें पता लग चुकी हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाए। आपको ध्यान में होगा कि हमने एक फंक्शन बहुत पहले क्लासेस में बनाया था, 2 क्लास पहले, इज प्राइम। वो बताता कि पर्टिकुलर नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है, वो वाला कोड हम करने वाले हैं। आ जाओ। तो मैंने एक फंक्शन बताना है जो मुझे बताएगा कि पर्टिकुलर नंबर प्राइम है कि नहीं है, हाँ है ना, बूलियन, ठीक है। मुझे पता लग गया इसका रिटर्न टाइप बूलियन होना चाहिए। 1 मतलब मैंने बोल दिया कि यार 1 का क्या मतलब है, आपको समझाने के लिख देता हूँ। 1 का मतलब है कि यार प्राइम नंबर, और 0 का मतलब मैंने बोला कि यार नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, अगर 1 देगा या आउटपुट में तो यानी प्राइम नंबर है, नहीं देगा तो 0 है। तो हमने एक नंबर बनाया, एक फंक्शन बनाया इज प्राइम, कितना प्यारा नाम है, पता लग गया हमें क्या, ये बताएगा कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया सोचते हैं। प्राइम नंबर केस में क्या होता था कि यार जैसे मुझे 7 बताना है कि प्राइम है या नहीं है, तो मैं क्या करता था, 1 2 3 4 5 6 7, 1 से 7 के बीच में जितने भी नंबर हैं इन सब से मैं मॉड करता था 7 को 2, ऐसे करते 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 करते, और किसी भी केस में अगर मान लेते हैं मैं 0 मिल गया तो भाई साहब नॉट अ प्राइम नंबर। अगर सब में नॉट इक्वल टू 0 हुआ, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, तो भाई साहब ये प्राइम नंबर है। तो ये कुछ हमने लॉजिक बनाया था, उसी का हम यूज़ कर लेते हैं। तो चलो, हमने क्या बोला कि यार फॉर कहाँ शुरू करना है, मुझे शुरू करना है 2 से, इंट आई इज इक्वल टू 2, और कहाँ तक जाना है, n-1 तक। तो लेस देन n कर दिया, आया ऐसे कर दिया। अब मैंने यहाँ बोला यार इफ़ n मॉडलस i इज इक्वल टू 0, भाई साहब यानी कि डिवाइड हो गया है, यानी कि नॉट अ प्राइम नंबर। अब जब नॉट अ प्राइम नंबर है तो मुझे क्या करना है, रिटर्न जीरो कर देना। अगर यहाँ सबसे इसने चेक कर लिया और एक बार भी ये डिवाइड नहीं हुआ, यानी अब बाहर आ चुके हैं, तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ प्राइम नंबर है तो क्या रिटर्न करना है, 1। क्या ये कोड जितने हमने अब तक कोड किए प्राइम नंबर के उससे आसान है? क्या मैं कह सकता हूँ हमने जितने भी कोड अब तक किए हैं प्राइम नंबर के उनमें से ये आसान, बहुत ही आसान कोड हमने लिख दिया है? आपको पढ़ने में आसानी हो रही है, बड़ा आसान है। मैंने एक 2 से लेके n-1 तक किया, चेक किया कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर हो गया 0 रिटर्न कर दिया, नहीं हुआ तो 1 रिटर्न कर दिया, खत्म। अब अगर मेरे पास कोई नंबर हो यार इंट n, उसको मैंने इनपुट करा लिया और मैं बता रहा हूँ कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। मैंने बोला इफ इज प्राइम n, और मैंने बोल दिया सी आउट इज अ प्राइम नंबर, सी आउट नॉट अ प्राइम नंबर। रन करते हैं। रन किया, मैंने बोला 13, उसने बोला इज अ प्राइम नंबर, मैंने बोला 22, नॉट अ प्राइम नंबर। समझ आ गई बात? मैंने बोला 101, उसने बोला इज अ प्राइम नंबर, मैंने बोला 103, उसने बोला प्राइम नंबर है भाई, मैंने बोला 111, उसने बोला नॉट अ प्राइम नंबर। 3 के टेबल में आता ना। तो इस प्रकार हमने एक बहुत ही सिंपल कोड बना लिया यार, बहुत ही सिंपल कोड बना लिया। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से तो देखो कितना मजा आ रहा है आपको सब समझ आ रहा है कि भैया यार कितना आसान कोड बन गया प्राइम नंबर का। हमने पहले करा था कितना मुश्किल लग रहा था, अब कितना ज़्यादा आसान हो गया है ना। तो अब यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख चुके हो। आपने सीख लिया इवन ऑड वाला फंक्शन, आपने सीख लिया पावर निकालने वाला फंक्शन, आपने सीख लिया एनसीआर कैसे निकालते हैं, आपने सीख लिया काउंटिंग कैसे करते हैं, आपने सीख लिया प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं, हाँ या नहीं है। अब तो आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। एक बार समराइज मैं करता हूँ आपको ये, ताकि आपको और अच्छा लगे। समराइज अगर मैं करूँ तो आपको समझ में आ गया फंक्शन डिक्लेयर किस प्रकार किया जाता है कि यार पहले मुझे ना रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है। रिटर्न टाइप कैन बी एनीथिंग, वॉइड हो सकता है यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा।
इंट हो सकता है, इंटीजर रिटर्न करेगा, कैरेक्टर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। स्ट्रिंग क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। कुछ भी डाटा टाइप हो सकता है रिटर्न टाइप के अंदर। फिर क्या आता है आपका फंक्शन नेम आता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर अपने अगर आप चाहें हाँ या ना, जीरो भी हो सकता है, इनपुट आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स आप देख सकते हैं। ज़रूरी है देना, नहीं देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते ना दें। और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस जिसके अंदर आपकी मेन फंक्शन की बॉडी होगी, और यहाँ पे आप रिटर्न कर रहे होंगे कहीं पर भी अगर आप कुछ रिटर्न करना चाहते हैं तो, ठीक है। क्या मैं यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ कर सकता हूँ वर्ड के केस में? ठीक है, ट्राई करते हैं इस चीज़ को। मैं वापस काउंटिंग में गया और मैंने काउंटिंग में जाकर ना यहाँ पर लिख दिया रिटर्न। क्या ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा, चलाते हैं। इनपुट देना 5 दे दिया। क्या हुआ भैया, आपने मतलब रिटर्न नहीं करना होता वर्ड के केस में? देखो हमने अब तक जहाँ भी रिटर्न किया है तो वो रिटर्न के साथ एक वैल्यू रिटर्न की है कि रिटर्न 1 कर दो, रिटर्न 0 कर दो। इस केस में रिटर्न नंबर बाय डिनोमिनेटर कर दो, रिटर्न फैक्टोरियल कर दो। बट काउंटिंग में हमने रिटर्न के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने सिर्फ फ्लो को रिटर्न कर दिया कि भाई यहाँ से ना वापस चले जाओ। हमने ये नहीं बोला कि यहाँ से वापस इस नंबर को लेके चले जाओ। जैसे अगर मैं एनसीआर की बात करूँ, मैंने बोला यहाँ से वापस चला जाओ पर नंबर बाय न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर साथ ले जाना। काउंटिंग के केस मैंने बोला है यहाँ से वापस चले जाओ, मैंने कुछ दिया नहीं उसको, रिटर्न कुछ नहीं किया है, उसको बोलते हैं यहाँ से वापस चले जाओ भाई, बस कुछ साथ में लेके मत जा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आगे पर रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं, नहीं चाहें तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि फंक्शन डिक्लेरेशन किस प्रकार की होती है, ये चीज़ आपकी समझ में आ चुकी है। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, इनपुट पैरामीटर, फंक्शन बॉडी आप रिटर्न कर रहे हैं। फ्लो किस प्रकार रहता है आपने सीख लिया यार कि मेन फंक्शन है, उसने किसी एनसीआर फंक्शन को कॉल किया था, एनसीआर फंक्शन में वो कोई फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हुआ था, यहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न हुई थी, यहाँ मिल गई, फिर यहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न हुई थी वो यहाँ मिल गई, और इस वैल्यू को आपने यूज़ कर लिया आगे कहीं पे। तो आप समझ चुके हो यार, ठीक है आ गया थोड़ा बहुत, उतना मुश्किल नहीं है, समझ में आ रहा है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, जो 3 चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि क्या ये बल्कि कोड हो गया? नहीं। क्या ये बहुत बगी कोड होगा? अगर मुझे बॉक्स निकालने हो तो मुझे बार बार चेंजेस नहीं करने, उस पर्टिकुलर फंक्शन में चेंज करूंगा, जहां भी कॉल उस फंक्शन को हो रही होगी वो सब कुछ ठीक अपने आप हो जाएगा। क्या रीडेबल है? बहुत ज़्यादा रीडेबल है। आपने एक पूरे कोड को मॉड्यूलराइज कर दिया कि भाई ये इसका काम ये है, इसका काम ये है, इसका काम ये है। कोई अगर प्रिंटिंग में गलती आ रही है तो आप प्रिंटर वाले फंक्शन पकड़ोगे ना यार, समझ रहे हो? तो आपको समझ में आ चुका है, समझ पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। कोई सामने वाला तीसरा बंदा कोड पढ़ने बैठेगा आपका तो उसको ये समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब एक प्यारी चीज़ के बारे में बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं फंक्शन स्टैक, ठीक है। फंक्शन कॉल स्टैक की बात हम करने वाले हैं। हमने एक सिंपल सा एग्जांपल क्या देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि यार हमारा एक मेन फंक्शन था जिसके अंदर हमने कहीं पे एनसीआर वाला फंक्शन कॉल किया है, ठीक है। फिर एनसीआर जो फंक्शन था उसके अंदर हमारा कोई फैक्टोरियल वाला फंक्शन कॉल हुआ है ऐसे, और फैक्टोरियल वाले फंक्शन में नॉर्मल आपने प्रोसेसिंग करके रिटर्न कर दिया था कुछ आंसर। इस प्रकार कुछ कुछ चल रहा था। अगर मुझे इसको विजुअलाइज करना हो, समझना हो कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, तो गेम बहुत आसान होगी, ठीक है। देखते हैं क्या हुआ। स्टैक क्या होता है? आप बोलो ना भैया फंक्शन कॉल स्टैक क्या मतलब है? फंक्शन कॉल तो हमें पता है कि हम जैसे ही एक फंक्शन कॉल है हमारे लिए, बट फंक्शन कॉल स्टैक क्या होता है वो समझाओ। मैंने बोला फंक्शन कॉल स्टैक। स्टैक का सिंपल एग्जांपल दें हम, शादी की प्लेटें। आप शादी में जाते हैं, टेबल के ऊपर बहुत से प्लेट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इसको हम एक स्टैक बोल सकते हैं। कैसे? कि सबसे पहले तो ये वाली प्लेट रखी गई होगी ना यार, उसके ऊपर ये रखी गई होगी, उसके ऊपर ये रखी गई होगी, उसके ऊपर ये रखी गई होगी, फिर ये रखी गई होगी, ये रखी होगी। तो ये सबसे पहले गई, इसके बाद ये 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 गई। पर जब इसको उठाने जाओगे, अब आपकी बारी यार, प्लेट में कुछ दही बल्ले बल्ले बावड़ी सब कुछ डाल के खाएंगे, बट आप क्या करोगे, उल्टे वे में उठाओगे। यानी सबसे पहले आप ये वाली प्लेट उठाने वाले हो जो कि 8th नंबर की प्लेट है। जब ये उठ गई फिर आप 7th नंबर वाली प्लेट उठाओगे, फिर 6 वाली उठाओगे, 5th उठाओगे। इसका मतलब जो सबसे पहले रखा गया था वो सबसे एंड में उठाया जाएगा। बात समझ में आ गई? इतना ही रखना। अब इसको आगे डेप्थ में बहुत पढ़ने वाले हैं, कोडिंग इंप्लीमेंटेशन सब कुछ करेंगे इसकी, बट स्टैक वाइज हमें ये समझना है कि जो भी चीज़ सबसे पहले रखी गई थी उसको हम सबसे एंड में उठाएंगे, ठीक है। तो इसको हम फंक्शन कॉल स्टैक भी बोल रहे हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम ध्यान से देखें क्या हुआ था, सबसे पहले एक मेन फंक्शन आपका कॉल होता है स्टार्टिंग ऑफ योर प्रोग्राम, आपको पता होगा। सबसे पहले मेन फंक्शन यहाँ पड़ा हुआ है, इसके अंदर सारे आपके जितने भी डेटा है, वेरिएबल्स हैं, उन सारा डाटा स्टोर हुआ पड़ा है। इस मेन फंक्शन ने अगर हम ऊपर देखें तो एनसीआर को कॉल किया था कहीं ना कहीं, है ना। आंसर में इसको एनसीआर को स्टोर करवाया था ऐसे n, करके। तो अब एनसीआर वाला फंक्शन कॉल हो गया, अब ये एनसीआर वाला फंक्शन कॉल हो गया, एनसीआर वाला फंक्शन कॉल हो गया।
ठीक है। अब एनसीआर वाले फंक्शन में कहीं ना कहीं फैक्टोरियल कॉल हुआ पड़ा था, अब ये फैक्टोरियल कॉल हो गया इस प्रकार, ठीक है। फैक्टोरियल में जब आप गए तो बहुत सारी प्रोसेसिंग के बाद आंसर रिटर्न हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो फैक्टोरियल जो है ये स्टैक से बाहर निकल गया, पर बाहर निकलने से पहले इसने भाई ये वाला आंसर दे दिया, रिटर्न कर दिया। तो इसने क्या किया, अब जो स्टैक की वैल्यू है वो किस प्रकार है, एक मेन पड़ा हुआ है, एक एनसीआर पड़ा हुआ है, और एनसीआर को ना हमारे जो फैक्टोरियल भाई साहब हैं इन्होंने एक आंसर दिया हुआ है। बात समझ में आ गई। अब इस आंसर को इस एनसीआर ने यूज़ कर लिया, और ये एनसीआर जो है ये कहीं ना कहीं रिटर्न हो गया हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद की स्टेट क्या होगी कि यार आपका जो एनसीआर है ना ये हट गया, और इसने आपका जो मेन फंक्शन है उसको कोई ना कोई आंसर दे दिया होगा इस प्रकार, ठीक है। उस आंसर को आपके मेन फंक्शन ने यूटिलाइज कर लिया होगा, और एट द एंड अगर आप कोड में जाके देखें तो आपका मेन फंक्शन जो है हमेशा रिटर्न 0 करके खत्म हो जाता है। तो आपका जो मेन फंक्शन है उसने क्या किया होगा, स्टैक एम्प्टी हो गया, और आपके मेन फंक्शन है जो आउटपुट है रिटर्न 0 कर दिया इस प्रकार। आपको मैं क्या समझाना क्या चाह रहा हूँ इस चीज़ से, आपको मैं फ्लो समझाना चाह रहा हूँ, विजुअलाइज करवाना चाह रहा हूँ कि फंक्शन कॉल किस प्रकार काम करती है। सबसे पहले आपकी मेन की कॉल पड़ी होगी, फिर आपने उस फंक्शन को जिसको कॉल किया वो वाली कॉल पड़ी होगी। अगर आप उस फंक्शन के अंदर एक और कोई कॉल मार रहे हैं, फिर उसके ऊपर एक और कॉल आ जाएगी, एक और कॉल आ जाएगी, एक और कॉल आ जाएगी। इस प्रकार आपकी फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होती हैं या विजुअलाइज आप कर सकते हैं। और 3 कोडिंग क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आपको होमवर्क में करने हैं। पहला क्वेश्चन कि मैंने आपको एक एपी दे दी, एपी जो आपने 11-12 में पढ़ी होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे कुछ होता था। मैंने आपको एपी बोल दी कि 3*n+7 ये आपकी एपी है, ठीक है। तो ये आपकी एपी आपके सामने है, इनपुट में आपको n की वैल्यू मिलेगी हमेशा, और आपको आउटपुट में देना है nth टर्म, ठीक है। समझिए बात, मतलब अगर मैं इनपुट में आपको n की वैल्यू 3 दे रहा हूं तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 3 × 3 + 7 दैट इज 9 + 7 दैट इज 16। ये आपका एक कोड आपको करना है। अगला कोड कि मैंने आपको 2 नंबर दिए हैं a एंड b, आपको मेरे को क्या आउटपुट में देना है, आपको मुझे आउटपुट में देना है टोटल नंबर ऑफ सेट बिट्स, यानी कि 1 सेट बिट्स इन a एंड b, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर a 2 है और b 3 है, a की बाइनरी क्या होता है 1 0, 3 का क्या होता है 1 1, तो आपका आंसर क्या हो गया 1 2 3, कितने 1 है, 3 1 है ना, आंसर आ गया 3। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैंने बोला कि मुझे ना फिबोनाची सीरीज का एक फंक्शन बना के दे देना यार, मतलब कि अब मैं आपको n दूंगा इनपुट में आपको n दे दिया, आप मुझे आउटपुट में nth फिबोनाची या फिबोनाची नंबर देंगे। मतलब क्या भैया इस बात का, फिबोनाची सीरीज क्या होती है, 0 1 1 2 3 5 8 13 ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने आपको बोला कि n = 5, तो 1 2 3 4 5, आपका आउटपुट क्या हो गया 3, क्योंकि फिफ्थ टर्म जो है वो 3 है ना, फिफ्थ टर्म 3 है, तो आपने मुझे 3 आउटपुट दे दिया। ये 3 क्वेश्चन 3 कोड आपको करने हैं, साथ में आउटपुट के क्वेश्चन आप पे आ रहे होंगे, वो आपने सॉल्व करने हैं। उसके बाद आप तक क्या सीख चुके हैं, आप अब तक सीख चुके हैं कि यार एक फंक्शन कॉल किस प्रकार काम करती है ना। अगर आपसे अब कोई पूछे कि फंक्शन कॉल किस प्रकार काम करती है तो आप जानते हैं। मैं फिर भी आपको फंक्शन कॉल वाला एक और दोबारा समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको कहीं अगर कोई भी डाउट लग रहा है तो आपको अच्छी चीज़ें समझ में आ जाए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे चलते हैं एक बार। देखो हमारे सामने काउंटिंग वाला एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमें पता है फंक्शन कॉल में मेन वाली कॉल तो पढ़नी ही पढ़नी होगी, वहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मेन जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। अब कोड के हिसाब से क्या हुआ है कि जो मेन है उसने लाइन नंबर 21 पे प्रिंट काउंटिंग वाले फंक्शन को कॉल मारा है। तो यानी कि अब आप प्रिंट काउंटिंग वाले फंक्शन में आ गए, प्रिंट काउंटिंग वाला फंक्शन आपका पड़ा हुआ है। अब हम यहाँ पे गए लाइन नंबर 5 पे, लाइन नंबर 9 में गए, फोर लूप चला, आप कुछ कुछ प्रिंट करा रहे हैं। 12 लाइन में गए, 12 के बाद आपका एग्जीक्यूशन जो है वो एंड हो गया। आप रिटर्न करेंगे जहाँ से कॉल आई थी। इसका मतलब 12th लाइन के बाद अब आप वापस जाएंगे लाइन नंबर 22 पे, ठीक है। आपका फ्लो जो है वापस आ गया, तो यानी ये स्टैक से हट गया। अब जब ये स्टैक से हट गया तो आप कहाँ पर आ गए, वापस मेन पर आ गए। जब ये स्टैक से हटा तो इसने कोई वैल्यू दी, मतलब कोई आउटपुट दिया, कुछ रिटर्न किया, यस और नो। ध्यान से देखते हैं, प्रिंट काउंटिंग का जो रिटर्न टाइप है वॉइड है। वॉइड मतलब कुछ भी नहीं, तो इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, यानी कि नो। तो इसने मेन को कुछ भी नहीं दिया। अब मेन फंक्शन जो है लाइन नंबर 24 पे आया, इसने रिटर्न 0 कर दिया कि भाई मैं तो जा रहा हूँ 0 देके। आपका फंक्शन कॉल स्टैक एम्प्टी हो गया और आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो चुका है।
क्या हमें ये फ्लो समझ में आया? ये फ्लो समझ में आया? आसान था, है ना? ठीक है, जब मैं यहाँ पे एक एंट्री बनाता हूँ, यहाँ पर जब मैं एक एंट्री बनाता हूँ कि मेन पड़ा हुआ है दोस्त, तो यहाँ पे क्या है, ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर आपके जितने भी डेटा हैं, जितने भी वेरिएबल्स है उस मेन ब्लॉक के अंदर, उस मेन वाले फंक्शन ब्लॉक के अंदर, जैसे कि एन की मैं बात करूँ, वो सब स्टोर्ड है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं इस प्राइम वाले फंक्शन की बात करता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ कि आपका फंक्शन कॉल स्टैक पड़ा है, आपको पता है मेन फंक्शन तो कॉल होना ही है, तो मेन फंक्शन आ गया। ठीक है, अब ध्यान से अगर आप देखें तो लाइन नंबर 25 पे इज प्राइम फंक्शन कॉल हुआ है, जो कि लाइन नंबर 6 पे इसकी डेफिनेशन है, सिग्नेचर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इज प्राइम फंक्शन एक कॉल किया हुआ है। इस प्राइम में जाएं, एक फॉर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे आपने कुछ प्रोसेसिंग करी है और लाइन नंबर 11 पे रिटर्न कर दिया, 14 पे रिटर्न कर दिया। अगर ऑड नंबर होगा तो 11 वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई होगी, अगर इवन नंबर होगा तो लाइन नंबर 15 एग्जीक्यूट होगी। कुछ रिटर्न हुआ है, या तो 0 या 1 रिटर्न हुआ है, तो यानी भाई ये बाहर आएगा और ये 0 या 1 में से कुछ दे देगा मेन फंक्शन को। अब आपकी स्टेट जो होगी अगली क्या होगी कि भाई स्टैक के अंदर मेन पड़ा हुआ है, मेन ने वो 0 और 1 यूज़ कर लिया और मेन भैया अपना रिटर्न 0 करके भाग गया, खाली हो गया फंक्शन कॉल स्टैक। ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। इवन ऑड सेम रहेगा। एनसीआर वाला एग्जाम्पल है भैया, यहाँ थोड़ा फंस रहे हैं। ठीक है, ये समझाता हूँ मैं, दोबारा समझाता हूँ अच्छे से एक बार। चलो दोबारा समझते हैं। हमारा जो गेम है वो क्या कहता है कि एक मेन फंक्शन पड़ा हुआ है, लाइन नंबर 25 पे मेन फंक्शन है। मैंने बोला ये मेरा फंक्शन कॉल स्टैक है और ये मेरा मेन फंक्शन पड़ा हुआ है। ठीक है, मेन ने लाइन नंबर 31 पे एनसीआर को कॉल करा। ठीक है, लाइन नंबर 31 पे एनसीआर को कॉल किया हुआ है, तो यानी जो कि सिग्नेचर 15 में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हुई है एनसीआर वाली। डन है। इसने लाइन नंबर 17 पे फैक्टोरियल कॉल किया हुआ है। ओके, एक और फंक्शन कॉल। ठीक है, फैक्टोरियल जो कि लाइन नंबर 4 पे है, इसने कुछ प्रोसेसिंग करी और ये आंसर रिटर्न कर दिया, जिसको इसने फैक्टर नाम के वेरिएबल स्टोर किया। तो यानी कि आंसर ये जो है 12th लाइन से रिटर्न होके 17th लाइन नंबर जो नंबर है इसमें जाकर स्टोर हो गया। ठीक है, अगली स्टेट में जाते हैं। अगली स्टेट क्या हुई है कि यार फैक्टोरियल ने जो है ना एक आंसर भेजा है वापस, जिसको फैक्टर बोल रहा है वो, और वो आंसर जो है एनसीआर वाला जो फंक्शन है उसमें आ चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया। पर दोबारा जाएं, लाइन नंबर 19 में फिर दोबारा फैक्टोरियल कॉल हुआ है। अगली स्टेट क्या होगी, दोबारा से भाई एक और डल गया इसके ऊपर, क्योंकि दोबारा फंक्शन कॉल हो गई है। फैक्टोरियल ने दोबारा से आंसर दे दिया होगा। अब वापस आप यहाँ पे आ गए, फिर आपने देखा कि मल्टीप्लाई के सिंबल के बाद फिर दोबारा फैक्टोरियल कॉल हुआ है। ठीक है, एक बार दोबारा आ जाओ यार, मेन एनसीआर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ने फिर दोबारा कोई आंसर दे दिया होगा यार, है ना। अब वापस आ गए हम, मेन एनसीआर। अब आपका एग्जीक्यूशन आ गया लाइन नंबर 21 पे। यहाँ पे कुछ कुछ आंसर आपने रिटर्न कर दिया। भाई साहब एनसीआर ने भी कोई आंसर रिटर्न कर दिया, इसने भी कुछ आंसर दे दिया न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में, ऐसा करके ये भी खत्म हो गया। अब आपका मेन बचा है। मेन ने भाई वो आंसर जो भी है वो यूज़ कर लिया, आगे की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी, यहाँ प्रिंट करा लिया लाइन नंबर 31 पे, अपना बढ़िया वो 0 दे गए, खत्म। तो ये आपका पूरा एग्जीक्यूशन है यार, कि पहले मेन था, मेन ने एनसीआर कॉल किया और एनसीआर ने फैक्टोरियल कॉल किया। उसके बाद क्या हुआ, फैक्टोरियल ने कोई आंसर दे दिया, फिर आपके ये दोनों फंक्शन बचे हुए हैं। एनसीआर ने फिर दोबारा फैक्टोरियल कॉल किया, भाई दोबारा एंट्री आ गई। फैक्टोरियल ने फिर से आंसर दे दिया, एनसीआर ने फिर से फैक्टोरियल कॉल किया। 3 फंक्शन कॉल हो गई। कैसे, ये पहली फंक्शन कॉल, ये सेकंड फंक्शन कॉल, ये थर्ड फंक्शन कॉल, बहुत बढ़िया। फैक्टोरियल ने फिर से भाई कोई आंसर दे दिया, एनसीआर आया। अब एनसीआर ने तो भाई आंसर यहाँ लाइन नंबर 21 से निकाल लिया था, उसने वापस कर दिया और भाई आपका काम खत्म। इस प्रकार आपका पूरा एग्जीक्यूशन का फ्लो चल रहा था। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, लेंदी आपको लग सकता है पर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। रिकर्जन जब आगे जाकर हम पढ़ेंगे तो ये फंक्शन कॉल स्टैक के महारथी हो चुके होंगे, महारथी अर्जुन बन चुके होंगे आप फंक्शन कॉल स्टैक के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ में समझ में आ चुकी है। क्या हम आगे बढ़ना शुरू करें? चलो बढ़ते हैं। आपका अगला कॉन्सेप्ट हम शुरू कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू क्या चीज़ है ये, समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक फंक्शन बनाएंगे, एक कोड बनाएंगे और उसके बाद आपको समझाएंगे क्या चीज़ है ये पास बाय वैल्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक फंक्शन हमने लिख दिया यहाँ पर, void dummy int n। हमने कुछ नहीं किया, इसको बस प्रिंट करवा लिया। ठीक है, रिटर्न तो कर सकते हैं क्योंकि void है।
यहाँ पे हमने एक नंबर लिया, ठीक है, हमने फंक्शन कॉल मारी डमी हमने कोड लिख लिया, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमने इनपुट लिया और हम उसको प्रिंट करा रहे हैं। फंक्शन कॉल मारी हुई है, फंक्शन कॉल में कुछ भी नहीं कर रहा, बस प्रिंट करा रहे हैं। दोबारा चला के देखते हैं क्या हुआ। रन करते हैं। पी लिखा हुआ है, हटाओ इसको, दोबारा रन करते हैं। क्या कहता है ये, क्या कहता है, इनपुट मांग रहा है, हमने बोला 12, n इज़ 12 और नंबर n इज़ 12। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमने क्या बोला कि यार n को ना दोस्त प्लस प्लस कर दो एक बार, n प्लस प्लस, इससे क्या होगा, n की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। क्या मैं बात कर सही कह रहा हूँ? ठीक है, बहुत बढ़िया, चला के देखते हैं। रन किया, n की वैल्यू दी मैंने 15। अच्छा, n इज 16, n इज 16, यानी फंक्शन के अंदर n की वैल्यू 16 होगी। कैसे? n की वैल्यू मैंने 15 दी, डमी के अंदर 15 गया, उसके बाद ये इंक्रीमेंट हुई 16 हो गई और यहाँ आपने 16 प्रिंट कर दिया। बहुत बढ़िया, इतना सही हो गया। फिर आप वापस आए फंक्शन से, यहाँ से जब आप वापस आए लाइन नंबर 16 पहुँचे तो आप 17 एग्जीक्यूट करने गए तो आपकी n की वैल्यू 15 वापस 15 है। अच्छा, पर ये तो बढ़ गई थी ना। दोबारा देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे क्या हुआ है, आपके मेन फंक्शन के अंदर एक वैल्यू पड़ी है 15, ठीक है, और आपने एक फंक्शन कॉल मारी है डमी की 15 के साथ। डमी के अंदर क्या हो रहा है, आपने n को प्लस प्लस कर दिया और आप वापस आ गए। बहुत बढ़िया, आपने यहाँ पे n को प्रिंट कराया और आपने यहाँ भी n को प्रिंट कराया। यहाँ तो इंक्रीमेंट करा दिया था, पहले 15 थी तो 16 हो गई और यहाँ पर आपका आंसर 15 ही आ रहा है। क्यों? यहाँ पर आपकी गेम आएगी पूरी पास बाय वैल्यू की, कि पास बाय वैल्यू होता क्या है, अब आप समझने वाले हैं। तो ध्यान से एक चीज समझना यार, जिस प्रकार हम अब तक वेरिएबल्स को पास करते आए हैं, दूसरे फंक्शन को दे रहे हैं कि भाई ए को यूज कर लो एज एन इनपुट पैरामीटर, उसको हम पास बाय वैल्यू बोलेंगे। क्यों, क्या मतलब होता है इस बात का, देखते हैं। ये आपका मेन फंक्शन है और ये आपका डमी फंक्शन है, ठीक है। तो क्या हुआ, मेन के अंदर एक n पड़ा हुआ है ये, और डमी के अंदर भी एक n पड़ा हुआ है ये। जो हम अपडेट कर रहे हैं ना डमी के अंदर n प्लस प्लस कर रहे हैं, वो ये वाला n अपडेट हो रहा है। ये दोनों n जो हैं वो अलग हैं, डिफरेंट हैं, दे आर नॉट सेम थिंग। जब मेन बोलता है ना, जब मेन कॉल करता है ऐसे, या फिर कोई भी फंक्शन कॉल करता है डमी n ऐसा, और डमी में लिखा हुआ है कि यार डमी इंट n, तो मेरे दोस्त यहाँ पर एक कॉपी बन रही है, कॉपी बन रही है। दोबारा समझते हैं, n जो वेरिएबल है इंट टाइप का, इसकी एक कॉपी बन रही है। समझ रहे हो कि मेन के अंदर n पड़ा हुआ था, जब मेन ने बोला डमी ऑफ n, तो डमी के अंदर फंक्शन के अंदर एक n की कॉपी बन गई। इसमें 15 पड़ा था, इसमें भी 15 बन गया। अब डमी ने बोला n प्लस प्लस, तो ये 15 हो गया 16, ठीक है। अब आप इस डमी फंक्शन जब वापस जब मेन में आओगे तो मेन में तो 15 ही पड़ा है ना दोस्त। समझे इस बात को, समझे इस बात को। दोबारा समझते हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास दो फंक्शन है, आपके पास दो फंक्शन है। पहला है मेन फंक्शन ये वाला, दूसरा है डमी फंक्शन ये वाला, ठीक है। आप जब ये बोलते हैं कि यार डमी n, और डमी कैसे क्रिएट हुआ पड़ा है, डमी हुआ कर डमी इंट n, तो ये जो n आप पास कर रहे हैं ना यार, जैसे मेन के अंदर जो n बना पड़ा है, ये n बना पड़ा है, इसके अंदर 15 पड़ा हुआ है, तो ये जो आप पास कर रहे हैं, तो आप ये वाला n पास नहीं कर रहे हैं, आप एक नया n बना रहे हैं, ठीक है। एक नई स्टोरेज बन रही है, ये तो स्टोरेज अलग से ले ही रहा है मेन के अंदर, ये एक नई स्टोरेज बन रही है जिसके अंदर 15 डाला हुआ है, जिसका नाम n है। इसका नाम सेम है दोस्त, ये स्टोरेज सेम नहीं है, ये अलग डब्बा है और ये अलग डब्बा है। तो जब मैं बोलता हूँ n प्लस प्लस, तो ये वाला डब्बा जो डमी के अंदर पड़ा है वो 16 हो जाता है, पर पुराने वाला डब्बा सेम रहता है। तो जब मेरा फ्लो यहाँ से वापस यहाँ पे आएगा और मैं मेन के अंदर एग्जीक्यूट करने का ट्राई करूंगा, इसको प्रिंट करने का ट्राई करूंगा, तो ये 15 ही रहेगा। इन शॉर्ट, जब मेन ने डमी को n दिया तो डमी ने n की एक कॉपी क्रिएट कर ली दोस्त, एक कॉपी क्रिएट कर ली। वो सेम n नहीं गया, उसकी कॉपी बन गई। समझ लो मेरी बात को, एक कॉपी बन गई है, सेम पेन नहीं गया है। क्या समझ में आ रहा है? मैं क्लास में बैठा हूं, मेरा एक दोस्त है, वो मुझसे पेन मांग रहा है, ठीक है, तो मैंने उसको अपना पेन दे दिया। ये कॉपी बनाना नहीं होता है। अगर मैं उसको बोलूंगा ये देखिए पेन है, और उसमें सुपर पावर है कि उस पेन को देखते वो सेम कॉपी हाथ में बना लेता है, तो वो चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है।
अगर मैं क्या करता हूँ, अपना पेन उठा के उसको दे देता हूँ तो मेरे हाथ से पेन चला गया और उसके पास पेन पहुंच गया, इसको हम पास बाय रेफरेंस बोलते हैं। अभी पास बाय रेफरेंस हम नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल भूल जाओ। पास बाय रेफरेंस जैसे कोई भी चीज़ होती है भूल जाओ, अभी भूल जाओ, कुछ समझ नहीं रहे, जब आएगा सिखा देंगे। अभी पास बाय वैल्यू समझ रहे हैं क्या है। मेरा दोस्त है, उसने मुझसे पेन मांगा हुआ है, मैंने ऐसे दिखाया, उसके पास सुपर पावर है कि वो कुछ भी देखता है उसकी कॉपी बना लेता है। उसने एक और सेम टाइप का पेन क्रिएट कर लिया। अब मेरे पास मेरा पेन पड़ा है, उसके पास उनका पेन पड़ा है, उसकी इंक खत्म हो जाएगी या नहीं होगी, उससे मेरे पेन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है कि बहुत गंदा एग्जाम्पल हो, बट ठीक है, आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो एक बार लास्ट बार आपको दोबारा समझा रहा हूं ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाएं। दोबारा समझते हैं सेम चीज एक बार। अब देखो हुआ क्या है कि ये एक आपका मेन फंक्शन है या कोई भी फंक्शन है, इसको मान लेते हैं हम कि कोई फंक्शन है ए और ये कोई फंक्शन है बी। ठीक है, इनपुट में इसने कोई वेरिएबल ले लिया इंट एक्स, तो यहाँ बी की कॉल मारी होगी आपने ए के अंदर, बी कोई भी नंबर के साथ। तो क्या हुआ, ए के अंदर कोई एक नंबर पड़ा हुआ है, इसको भी एक्स मान लेते हैं, आसानी होगी आपको समझने में, एक्स। तो हमने बोला कि ए के अंदर ना कोई नंबर पड़ा है, ये ए फंक्शन है, इसके अंदर कोई नंबर पड़ा है एक्स नाम का, जिसकी वैल्यू मान लेते हैं कि 5 है। आपने जब बी ऑफ एक्स कॉल मारा, आपने बी फंक्शन के अंदर एक एक्स नाम का इनपुट वेरिएबल दे दिया और बी का सिग्नेचर कुछ इस प्रकार का है। तो अब क्या हुआ, बी के अंदर एक कॉपी क्रिएट हो गई एक्स की, तो बी के अंदर एक नई स्टोरेज बनी जिसका नाम सेम एक्स हो गया और उसमें 5 डाल दिया। एक्स क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक्स लिखा हुआ था, और कॉपी बन गई क्योंकि ये वाला फॉर्मेट हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब अगर मैं इस वाले डब्बे के साथ खेल लूँ, इसको मैं 4 कर दूँ, 3 कर दूँ, 15 कर दूँ, जो मर्जी कर दूँ, इसके साथ खेलने से, इसकी वैल्यू चेंज करने से इस वाली वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे आपने गेम पूरी खेल ली, आपने इसको 5 को 15 बना लिया, आपने प्रिंट करा लिया, 15 आ गया। आप वापस चले गए, आपने बोला दोबारा प्रिंट करो एक्स की वैल्यू, वो आ गई 5। क्यों, क्योंकि भाई ये डब्बा अलग था और ये डब्बा अलग था, ये जो डब्बा है ये कॉपी है इस वाले डब्बे की। समझ में आ गया भाई, अब अच्छे से आ गया कि मैं एक फंक्शन हूं, मैंने एक वेरिएबल पास कर दिया फंक्शन कॉल के अंदर, तो दोस्त वो एक नई कॉपी क्रिएट कर लेगा, वो मेरे वेरिएबल को नहीं छेड़ेगा। ठीक है, ये बात हम समझ चुके हैं। आगे 2-3 आउटपुट के क्वेश्चन आएंगे, इसको देख के सॉल्व करके आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी, बहुत ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएंगे। अच्छा ऐसे करना था इसको, ऐसे वाला। ठीक है, तो ये आप समझ चुके हैं फंक्शन के पास बाय वैल्यू के बारे में। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। एमसीक्यू आपके सामने आने वाले हैं बहुत सारे, और अगर हम चाहें कि भैया ये सेम जो है, मतलब मैं चाहता हूं कि जो मैं ये वैल्यू पास कर रहा हूं ना, इसी वैल्यू को चेंज करे ये वाला फंक्शन, उसको कैसे करना है, उसको हम जो पास बाय रेफरेंस आपने बोला था वो तो समझा दो। तो दोस्त वो मैं समझाऊंगा, पर समय आने पे समझाऊंगा, अभी नहीं समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा ही नहीं। अभी मैं आपको कुछ आउटपुट के क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि जितना कॉन्सेप्ट हमने अब तक समझने की कोशिश की है उन पे आधारित होंगे, आपके अंडरस्टैंडिंग को और तगड़ा करेंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ सीखी। हमने स्विच स्टेटमेंट के बारे में सीखा, एक क्वेश्चन कैलकुलेटर का हमने खुद बनाया, आपको हमने एक क्वेश्चन दिया वो नोट्स वाला कि आपको यार कोड करना है। अब हमने इसका फंक्शन समझा कि हम फंक्शन बनाते क्यों हैं, क्यों समझा पहले हमने क्यों, फिर हम बाद में क्या पर आए कि फंक्शन क्या होता है, कैसे लिखना होता है। हमने 5 फंक्शंस क्रिएट किए, हमने प्राइम नंबर बनाया, काउंटिंग बनाई, इवन ऑड बनाया, एनसीआर बनाया, पावर बनाया। उसके बाद हमने आपको 3 कोडिंग क्वेश्चन खुद सॉल्व करने के लिए दिया, हमने आपको कुछ आउटपुट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने आपको समझाया कि फंक्शन कॉल किस प्रकार काम करती है, फंक्शन कॉल स्टैक कैसा होता है। हमने आपको बताया कि यार बहुत सारे आउटपुट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इनको सॉल्व करो। हमने आपको समझाया कि पास बाय वैल्यू क्या होता है। अब आपके लिए फंक्शंस के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको बोला जाए कि कोई फंक्शन है, रिटर्न स्टेटमेंट है, वॉइड कीवर्ड है, तो आपको शर्माना नहीं है, डरना नहीं है कि क्या चीज़ दे दी है। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। आगे क्या पढ़ाने वाले हो, अगली क्लास किस चीज़ पे होगी? अगली क्लास में भैया एरे शुरू होने वाला है और मज़े आने वाले हैं। एरेज, सर्चिंग, सॉर्टिंग, दोस्त गेम अब शुरू होगी। बेसिक बहुत खेल चुके हैं हम, गेम अब शुरू होने वाली है। हम फेज 1 एंड करने वाले हैं। हमारा एरेज, सर्चिंग, सॉर्टिंग खत्म हो जाएगा, हमारा फेज 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फेज 2 जिसका सबको इंतजार है, मेजोरिटी बैठी है फेज 2 के इंतजार में, उसको हम स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अपने सजेशंस बिल्कुल दें। अगर एंड तक टिके हुए हैं, यहाँ तक देखिए वीडियो, तो बोल के जाएंगे भैया मैं टिका हुआ था यार 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट तक मैंने वीडियो देखी है, मुझे अच्छा लगेगा पढ़ने के बाद। सजेशंस, आपने बोला डार्क थीम चाहिए, डार्क थीम आ चुकी है। आपने बोला यार भैया समझा रहे हो, वो भी डार्क थीम में समझाओ, वो भी कर चुके हैं। सजेशन देते जाएँ, चीज़ें होती जाएंगी, और कहीं पर कोई भी डिफिकल्टी आती है बताएं हमें, हम आपकी हेल्प करने के तैयार बैठे हैं। और धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।
और मिलते रहेंगे, फीडबैक देते रहिए, कमेंट सेक्शन में यार लिख के जाना है, उसके बाद जाना ही नहीं है, लाइक भी करनी ही करनी है, वीडियो अच्छी लगी तो, नहीं पसंद डिसलाइक मार के जाओ, पर करना है कुछ, खाली नहीं जाना, ठीक है। बाय बाय, निकलते हैं यार, बहुत बहुत बोल लिया पिछले 2 घंटे से, बाय बाय।